सुबह की पहली नीली रोशनी अभी पठानकोट स्टेशन की लोहे की छतों पर पूरी तरह नहीं उतरी थी, पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में रखी छोटी सी भट्टी पहले जाग चुकी थी। कोयले की लाल आंखों से धुआं उठता, पीतल की केतली के नीचे लिपटता और फिर ठंडी हवा में घुलकर किसी पुराने दुख की तरह फैल जाता। मीरा शर्मा ने अपनी फीकी सूती साड़ी का पल्लू कंधे पर कसकर जमाया, चाय पत्ती की डिब्बी खोली और उबलते पानी में अदरक कूटकर डाल दी। उसकी उंगलियां तेज थी, पर उनमें थकान की स्थायी कंपकंपी छिपी रहती थी। इस स्टेशन पर रात भर सोए कुली अपनी लाल कमीजें झाड़ रहे थे। अखबार बेचने वाला लड़का गठरी खोल रहा था और दूर किसी गुरुद्वारे से अरदास की मधुर आवाज हवा में तैरती हुई आ रही थी। मीरा ने उस आवाज को सुनते ही आंखें एक पल बंद कर ली, जैसे हर सुबह वह ईश्वर से कुछ मांगती नहीं, बस यह जताती हो कि अब भी खड़ी है। बस यह सामने हो कि अब भी खड़ी है। उसके सामने लकड़ी का छोटा काउंटर था, जिस पर कांच के जार में सूखे बिस्कुट, 2 टूटे कप और सिक्कों की डिब्बी रखी थी। दुनिया के लिए यह चाय की दुकान थी, उसके लिए बची हुई इज्जत। उसने केतली उठाकर पहली चाय मिट्टी के कुल्हड़ में डाली और भाप के पीछे से प्लेटफॉर्म को देखा। कुछ जवान अपनी पीठ पर भारी बैग लादे तेज कदमों से गुजर रहे थे। किसी माँ ने बेटे की कलाई में काला धागा बांधा और एक बूढ़े पिता ने चुपचाप जेब से मुड़ा हुआ नोट निकालकर बेटे के हाथ में रख। मीरा ऐसे दृश्यों रोज देखती थी, छप्पर ऐसे दृश्यों को रोज देखती, फिर भी हर विदाई उसके भीतर कहीं एक बंद दरवाजा खटखटा देती। वह तुरंत सिर झुका लेती, क्योंकि आंखों में आए पानी को ग्राहक अक्सर कमजोरी समझ लेते थे। पास की दीवार के सहारे 7 साल की अनाया अपनी पुरानी स्कूल कॉपी में पेंसिल से अक्षर बना रही थी। उसके बाल 2 ढीली चोटियों में बंधे थे और लाल रिबन इतने धुले हुए थे कि गुलाबी पड़ गए थे। मीरा ने उसे देखकर पूछा नहीं कि पाठ याद हुआ या नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि बच्ची ने रात को आधी नींद में भी पहाड़ा दोहराया था। अनाया बीच बीच में माँ को देखती, फिर कॉपी पर झुक जाती। उसे समझ आ गया था कि गरीबी में बच्चों को जल्दी बड़ा होना पड़ता है, वरना माँ के चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो जाती हैं। माँ आज मास्टरनी फीस पूछेंगी, अनाया ने धीमे स्वर में कहा, जैसे यह बात स्टेशन की भीड़ नहीं, केवल भट्टी सुन ले। मीरा ने चाय छानते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान होठों तक आते आते थक गई। दोपहर तक दे दूंगी बेटी, उसने कहा, जबकि उसे मालूम था कि डिब्बी में बचे सिक्के किराए और दूध वाले के हिसाब से भी कम थे। अनाया ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस कॉपी बंद की और माँ के पास आकर कप धोने लगी। उस छोटी हथेली में बचपन कम, मजबूरी ज्यादा दिखाई देती थी। मीरा ने तुरंत उसके हाथ से कप ले लिया। तेरे हाथ किताब पकड़ने के लिए हैं, बर्तन मांजने के लिए नहीं, उसने थोड़ा कठोर होकर कहा, फिर अपनी ही आवाज से घबरा गई। अनाया चुपचाप पीछे हट गई, पर उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। मीरा ने उसके सिर पर हाथ रखा और भीतर से टूटती हुई बोली, एक दिन तू बड़े स्कूल में पढ़ेगी, सफेद मोजे पहनेगी, साफ बैग लेकर जाएगी, कोई तुझे चायवाली की बेटी कहकर नहीं बुलाएगा। बच्ची ने माँ की बात पर बहकर नहीं बुलाएगा, क्योंकि गरीब घरों में सपने अक्सर रोटी से पहले पकाए जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी की लंबी सीटी गूंजी और हवा में लोहे की गंध घुल गई। उसी शोर में बलदेव चाचा अपनी पुरानी रिक्शे की घंटी बजाते हुए आए। उनकी सफेद दाढ़ी में धूल अटकी थी, पर आंखों में वह अपनापन था जो रिश्तेदारों से ज्यादा अजनबी गरीबों में मिलता है। बहू, एक चाय बिना चीनी की, उन्होंने कहा, जैसे रोज कहते थे। मीरा ने हंसकर कुल्हड़ आगे बढ़ाया और पैसे लेने से मना किया। बलदेव चाचा ने फिर भी 2 सिक्के डिब्बी में डाल दिए। तेरी दुकान दान से नहीं, मेहनत से चलती है, वे हमेशा यही कहते थे। बलदेव चाचा अनाया को देखकर बोले, आज ऐरी बिटिया स्कूल में पहले नंबर आएगी। अनाया शर्मा कर मुस्कुराई। मीरा ने क्षण भर के लिए उस मुस्कान को भीतर सहेज लिया, जैसे कोई भूखी स्त्री मंदिर से मिला प्रसाद आंचल में बांध लेती है। चाचा ने चाय का घूंट लिया और धीमे से पूछा, रात मकान मालिक फिर आया था क्या? मीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसने नजरें झुका ली, पर जवाब न देकर भी बहुत कुछ कह दिया। बलदेव चाचा ने गहरी सांस भरी। शहर में गरीब औरत की चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। सामने से 2 पुलिसकर्मी हंसते हुए आए। चाय पीकर बिना पूरे पैसे दिए चले गए। चाय पीकर सच पैसे दिए चले गए। मीरा ने उन्हें रोका नहीं, वह जानती थी कि छोटे बड़ी वर्दियों के सामने अक्सर अपराध बन जाती है। अनाया ने सिक्कों की डिब्बी देखी, फिर माँ को देखा। मीरा ने सिर हिलाकर उसे चुप रहने को कहा। उसके भीतर अपमान की आग उठी, पर उसने उस आग को भट्टी की लपटों में छिपा दिया। जीवन ने उसे सिखाया था कि हर लड़ाई तुरंत नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां पेट और बच्चे की फीस के बीच टालनी पड़ती हैं। दुकान के पीछे टीन की छत वाला छोटा कमरा था, जहां एक रस्सी पर धोटा कमरा था। अनाया की यूनिफॉर्म और एक तौलिया सूखते रहते थे। कोने में लकड़ी का संदूक रखा था, जिसके ऊपर तुलसी की माला, धूप बत्ती और एक छोटा सा पीतल का दीपक था।
उसी संदूक के भीतर एक पुराना टिन का डिब्बा छिपा था, जिसे मीरा दिन में बहुत कम खोलती थी। उस डिब्बे में पैसे नहीं, कागज नहीं, बल्कि एक फौजी की मुस्कुराती तस्वीर, एक टूटी घड़ी और चांदी की पतली पायल जैसी कलाई की निशानी थी। मीरा हर सुबह दुकान खोलने से पहले उस डिब्बे को छूती थी, मगर आज उसने नहीं छुआ। शायद डर था कि यदि तस्वीर देख ली तो आंसू चाय में गिर पड़ेंगे। उसे अपने आंसुओं से घृणा नहीं थी, पर वह चाहती थी कि उसकी बेटी उसे रोते हुए कम से कम देखे। अनाया ने कभी पिता की असली आवाज नहीं सुनी थी, केवल माँ की कहानियों में वह आवाज ढूंढती थी। मीरा जब भी विक्रम का नाम लेती, उसके शब्दों में गर्व और शोक एक साथ चलने लगते, जैसे तिरंगे में लिपटा कोई मौन जुलूस। 7 बजे वाली ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पर भीड़ अचानक बढ़ गई। यात्रियों की आवाजें, कुलियों की पुकार, बच्चों का रोना और चाय चाय की गूंज एक साथ मिलकर शहर की भूख का संगीत बन गए। मीरा के हाथ मशीन की तरह चलने लगे। दूध डालना, चीनी नापना, चाय छानना, पैसे लेना, छुट्टा लौटाना, सब कुछ तेज था, पर उसके चेहरे पर स्थिर धैर्य था। कोई उसे बहन कहता, कोई वो चाय वाली पुकारता, कोई विधवा कहकर दया दिखाता। मीरा दया से सबसे ज्यादा डरती थी, क्योंकि दया में अक्सर सम्मान नहीं होता। एक मोटी औरत ने चाय लेते हुए पूछा, तू अकेली रहती है? आदमी कब मरा? शब्द ऐसे निकले जैसे किसी ने जंग लगे चाकू से पुराना घाव कुरेद दिया हो। मीरा ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, बहुत साल हो गए। औरत ने सिर हिलाया, जैसे दुख को मापकर आगे बढ़ गई। अनाया ने यह सुना तो उसका छोटा चेहरा उदास हो गया। मीरा ने तुरंत उसे स्टेशन की दूसरी ओर खड़ी सेना की गाड़ी दिखाते हुए कहा, देख कितने बहादुर जवान हैं, तेरे पापा भी ऐसे ही थे। बच्ची ने गर्व से गर्दन सीधी कर ली। थोड़ी देर बाद स्कूल की बस प्लेटफॉर्म से बाहर सड़क पर रुकी। अनाया ने अपना फीता बांधा, कॉपी बैग में रखी और माँ के पैरों को छू लिया। मीरा ने चौंक कर उसे उठाया, माथा चूमा और टिफिन में रखी सूखी रोटी का डिब्बा थमाया। किसी से झगड़ा मत करना, पर डरना भी मत, उसने कहा। अनाया ने पूछा, पापा डरते थे? मीरा ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, पर तेरे पापा दूसरों को रुलाकर बहादुर नहीं बनते थे, वे बचाकर बहादुर बने थे। बच्ची ने यह वाक्य ऐसे संभाला जैसे कोई पारिवारिक विरासत। अनाया के जाते ही दुकान कुछ खाली लगने लगी। मीरा ने चुपचाप काउंटर पहुंचा और खाली कुल्हड़ जमा किए। तभी मकान मालिक का लड़का आकर बोला कि शाम तक किराया चाहिए, नहीं तो कमरा खाली करना पड़ेगा। मीरा ने सिर झुकाकर कहा कि शाम तक दे देगी। वह लड़का जाते जाते उसकी दुकान, फिर उसके चेहरे को ऐसे देखकर मुस्कुराया कि मीरा की रीढ़ में सर्द डर उतर गया। हाँ, उसने तुरंत पल्लू और कस लिया। गरीबी से लड़ना कठिन था, पर अकेली औरत होकर गरीबी से लड़ना उससे भी ज्यादा कठिन था। दोपहर की धूप प्लेटफॉर्म की छत पर चढ़ी तो कोयले की भट्टी के पास खड़ा रहना यात्रा जैसा हो गया। मीरा ने माथे का पसीना पोंछा, बची हुई चाय फिर उबाली और मन ही मन हिसाब लगाने लगी। दूध वाले को 60, किराया 300, स्कूल फीस 250 और डिब्बी में केवल 175 रुपए। उसने ईश्वर से झोंकुड़ 76 रुपए। उसने ईश्वर से पूछा भी नहीं कि न्याय कहाँ है, क्योंकि इतने वर्षों में उसे लगा था कि ईश्वर जवाब देर से देता है। फिर भी उसने भट्टी में कोयला डाला, जैसे जीवन में उम्मीद डाल रही हो। उसी समय जम्मू से आने वाली सैन्य विशेष ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी। बोगियों से जवान उतरने लगे। उनके जूतों की थाप में पहाड़ों की थकान थी और आंखों में घर की चमक। कुछ ने मोबाइल पर परिवार को फोन किया, कुछ ने पानी खरीदा, कुछ सीधे चाय की ओर आ गए। मीरा ऐसे दिनों में थोड़ा अधिक दूध रखती थी। सैनिकों को चाय देना उसके लिए व्यापार से बढ़कर था। वह हर जवान के चेहरे में एक क्षण को विक्रम की छाया खोजती, फिर खुद को डांटती कि मृत लोग यूं भीड़ में वापस नहीं आते। जवानों की भीड़ के पीछे एक अधिकारी उतरा, लंबा कद, संभली कठोर मुखाकृति, कंधे पर रैंक चमकती हुई, आंखों में अजीब थकान। मेजर अर्जुन सिंह राठौड़ ने प्लेटफॉर्म पर पांव रखते ही चारों ओर देखा, जैसे वर्षों बाद किसी अधूरे वादे की जगह लौटे हों। वह पठानकोट से कई बार गुजरा था, पर आज उसे रुकना पड़ा था। उसकी जेब में स्थानांतरण के कागज थे और मन में कश्मीर की बर्फ से निकली कुछ पुरानी चीखें। उसने चाय की भाप देखी और अनायास उस छोटी दुकान की ओर बढ़ गया। एक चाय कम चीनी, अर्जुन ने कहा। मीरा ने सिर झुकाए ही कुल्हड़ उठाया। अदरक डाल दूं साहब? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी, संयत और भीतर से थकी हुई थी। अर्जुन ने केवल हाँ कहा, पर जैसे ही उसने उसकी कलाई देखी, उसकी आंखें ठिठक गईं। पतली चांदी की वही कड़ी, जिसके एक सिरे पर छोटा सा कमल बना था, अचानक बीते समय की आग बनकर उसके सामने चमक उठी। उसने ऐसी कड़ी एक बार और देखी थी, एक जवान के हाथ में पकड़ी तस्वीर में, बर्फीली रात से ठीक पहले। मीरा ने चाय आगे बढ़ाई तो अर्जुन ने कुल्हड़ लेने में देर कर दी। वह उसके चेहरे को देख रहा था, पर उस तरह नहीं जैसे स्टेशन के आवारा लोग देखते थे। उसकी दृष्टि में पहचान का आतंक था, अविश्वास था।
और कोई भारी पश्चाताप भी। मीरा असहज होकर बोली, चाय ठंडी हो जाएगी साहब। अर्जुन ने कुल्हड़ लिया पर घूंट नहीं भरा। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा ने ऐसे प्रश्न 1000 बार सुने थे, इसलिए उसके चेहरे पर सतर्कता उतर आई। नाम से चाय का स्वाद नहीं बदलता साहब, उसने कठोरता से कहा। अर्जुन जैसे नींद से जागा। उसने तुरंत नजरें झुका लीं, मानो अपनी ही जिज्ञासा पर शर्मिंदा हो। माफ करना, वह बोला, बस आवाज जानी पहचानी लगी। मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने दूसरा ग्राहक संभालना शुरू कर दिया, पर उसके भीतर भी हल्की बेचैनी उठी। सैनिकों से वह दूरी रखती थी, क्योंकि उनकी वर्दी उसे गर्व भी देती थी और शोक भी। अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने देखा काउंटर के पीछे रखे टिन के डिब्बे का ढक्कन ठीक से बंद नहीं था और भीतर से पुरानी तस्वीर का किनारा झांक रहा था। हवा के झोंके से डिब्बे का ढक्कन हल्का खिसका। मीरा दूसरे ग्राहक को छुट्टा दे रही थी, इसलिए ध्यान नहीं गया। वो अर्जुन की नजर तस्वीर पर पड़ी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीर में हंसता हुआ जवान था, मूंछों के ऊपर गर्वीली मुस्कान, छाती पर बैज, आंखों में वह उजाला जिसे युद्ध भी पूरी तरह बुझा नहीं पाता। अर्जुन ने वह चेहरा आखिरी बार खून और बर्फ के बीच देखा था। उसके कानों में अचानक आवाज गूंजी, साहब, अगर मैं न लौटूं तो मीरा को कहना मैं डरकर नहीं गया। अर्जुन के हाथ से कुल्हड़ लगभग छूट गया। गरम चाय उसकी उंगलियों पर छलक पड़ी, पर उसे जलन महसूस ही नहीं हुई। उसने टिन के डिब्बे की और कांपते हुए इशारा किया। यह तस्वीर किसकी है? उसने पूछा, और इस बार उसकी आवाज अधिकारी की नहीं, अपराधी की लग रही थी। मीरा पलटी, तस्वीर देखी, फिर तुरंत डिब्बा बंद कर दिया। उसकी आंखों में सावधानी की जगह दर्द फैल गया। मेरे पति थे, उसने धीमे से कहा। शब्द छोटे थे, पर उनमें 7 वर्षों की राख, अपमान और अधूरी प्रतीक्षा दबाई हुई थी। नाम? अर्जुन ने लगभग फुसफुसाकर पूछा। मीरा ने उसे देखा, जैसे वह तय कर रही हो कि इस अजनबी को अपने मृत आदमी का नाम देना चाहिए या नहीं। फिर उसने पल्लू ठीक किया और बोली, हवलदार विक्रम शर्मा। यह सुनते ही अर्जुन पीछे की बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। आसपास की आवाजें जैसे दूर चली गईं। प्लेटफॉर्म, ट्रेन, यात्री, चाय की भाप सब धुंधले पड़ गए। उसके सामने केवल वह रात बची थी जब विक्रम ने उसे धक्का देकर गोली अपने सीने पर ले ली थी। मीरा ने पहली बार ध्यान से उस अधिकारी को देखा। इतना बड़ा फौजी, इतनी मजबूत देह, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा टूटना था जैसे भीतर कोई पुराना बांध अचानक फट गया हो। वह समझ नहीं पाई कि यह आदमी उसके पति का नाम सुनकर क्यों कांप रहा है। अर्जुन ने जेब से रुमाल निकालना चाहा, पर हाथ रुक गया। उसकी आंखें भर आई थी, पर हाथ रुक गया। उसकी आंखें भर आई थी। उसने बहुत धीमे, लगभग टूटी हुई राठौड़ हूं, विक्रम ने मेरी जान बचाई थी। मीरा के भीतर समय एक पल को रुक गया और भट्टी पर उबलती चाय अचानक बाहर छलक पड़ी। मीरा के हाथ से केतली छूटते छूटते बची। उबलती चाय भट्टी के किनारे गिरकर सिसकारी भरने लगी, जैसे किसी ने लोहे पर दबे हुए आंसू डाल दिए हों। उसने सामने बैठे अधिकारी को ऐसे देखा मानो उसके पति का नाम किसी बंद कब्र से उठकर फिर हवा में चलने लगा हो। इतने वर्षों में बहुत लोगों ने विक्रम का नाम लिया था, पर किसी ने उसे इस तरह नहीं कहा था, जैसे उस नाम को बोझ अपनी छाती में ढो रहा हो। अर्जुन की आंखों में दया नहीं, अपराध था, और इसी ने मीरा को सबसे अधिक विचलित किया। आप उन्हें जानते थे? मीरा ने पूछा, पर प्रश्न में अविश्वास छिपा था। अर्जुन ने सिर झुका लिया, जैसे वह उसके सामने नहीं, विक्रम की चिता के सामने बैठा हो। जानता नहीं था बहन, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं उसकी आखिरी सांस का गवाह हूं। यह सुनते ही आखिरी सांस का गवाह हो गया। स्टेशन की भीड़ चलती रही, ग्राहक चाय मांगते रहे, ट्रेन की सीटी गूंजी, पर उसके भीतर सब रुक गया। वर्षों से जिस आखिरी क्षण को वह कल्पनाओं में टटोलती थी, वह आज अचानक एक अजनबी की आंखों में जीवित खड़ा था। अर्जुन ने अपनी टोपी उतारकर घुटनों पर रख ली। उसका अधिकारी वाला सीधा शरीर झुक गया था। उस रात कश्मीर में बर्फ बहुत गिर रही थी। वह बोला, और शब्दों के साथ उसके चेहरे पर पहाड़ों की सफेदी उतर आई। हम लोग चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन की चौकी से गोली चली, फिर हर दिशा आग हो गई। मैं घायल होकर नीचे गिरा था। मेरा रेडियो टूट चुका था और मुझे लगा सब खत्म है। तभी विक्रम ने मुझे खींचा। वह हंस रहा था, जैसे मौत को भी हुक्म दे सकता हो कि थोड़ी देर रुके। 67 साल रही होगी। मीरा ने भट्टी बंद कर दी। कुछ ग्राहक नाराज होकर दूसरी दुकान की तरफ चले गए, पर उसे परवाह नहीं हुई। अर्जुन की आवाज अब दुकान की आवाज नहीं रही थी, वह युद्ध भूमि का दरवाजा बन गई थी। उसने काउंटर कसकर पकड़ा, क्योंकि घुटनों में अचानक ताकत कम पड़ गई थी। उन्होंने कुछ कहा था, यह पूछते हुए उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को झुकना पड़ा। इस प्रश्न में पत्नी की सारी उम्र समाहित थी। मृत्यु का समाचार वही थी।
मृत्यु का समाचार उसे मिला था, पर मृत्यु से पहले का शब्द कभी नहीं मिला था। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, उसने तुम्हारा नाम लिया था। उसने कहा था, मेरी मीरा रोएगी पर टूटेगी नहीं। उसे कहना, मैंने डरकर पीठ नहीं दिखाई, मैंने अपना वादा निभाया। मीरा की आंखों में आंसू भर आए, पर वे गिरने से पहले ही कठोर हो गए। कितनी बार ससुराल वालों ने कहा था कि युद्ध में मरने वाले आदमी पीछे कुछ नहीं छोड़ते, केवल बोझ छोड़ जाते हैं। आज पहली बार किसी ने कहा कि विक्रम ने वादा छोड़ा था। मीरा ने अपने होंठ काट लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर विधवा का रोना तमाशा बन जाता है। और उसने यह भी कहा था। अर्जुन की आवाज और धीमी हो गई। अगर बेटी हुई तो उसे बताना कि उसका पिता डरता नहीं था। मीरा का शरीर एक झटके से कांप उठा। अनाया तब उसके गर्भ में थी और उसने यह बात कभी किसी फौजी को नहीं बताई थी। उसने हैरानी से पूछा, उन्हें कैसे पता था? अर्जुन के सूखे होठों पर दर्द भरी मुस्कान आई। वह हर रात तुम्हारे बारे में बात करता था, कहता था। मेरी मीरा कहती है कि इस बार बेटी होगी। मैं बेटी को बंदूक नहीं, किताब दूंगा। यह सुनते ही मीरा का बांध टूट गया। उसने पल्लू से मुंह ढक लिया और दीवार की ओर मुड़ गई। उसका रोना आवाज नहीं करता था, क्योंकि वर्षों की यातना ने उसे चुपचाप रोना सिखाया था। अर्जुन उस मौन को देखकर और टूट गया। उसने युद्ध में सैनिकों को चीखते, खून बहाते, आखिरी बार मां पुकारते देखा था, पर एक विधवा का दबा हुआ रोना उससे भी भयानक लगा। वह उठकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया, ताकि उसका दुख भीड़ के सामने खुला न पड़े। यही पहली बार था जब उसने समझा कि शहादत रणभूमि में पूरी नहीं होती, उसका दूसरा भाग घर की स्त्रियां जीती हैं। कुछ देर बाद मीरा ने अपने आंसू पोंछे और भट्टी फिर जला दी। यह हर गरीब औरत का कठोर धर्म था कि रोना भी काम के बीच ही करना पड़ता है। उसने बिना देखे पूछा, आप इतने साल बाद क्यों आए? अर्जुन ने चौंककर उसे देखा। प्रश्न सीधा था, पर उसमें आरोप की छाया थी। उसने सच बोलने का निर्णय किया। मैंने पत्र लिखा था, उसने कहा, तुम्हारे ससुर के पते पर। मैंने लिखा था कि विक्रम ने मेरी जान बचाई। मैंने सोचा परिवार को सेना से सब सहायता मिल गई होगी। फिर मेरी पोस्टिंग बदलती रही। मैं कायर की तरह अपनी ड्यूटी में छिप गया। मीरा ने कप में चाय छानी, पर उसे अर्जुन की ओर नहीं बढ़ाया। पत्र, उसने जैसे खुद से कहा। मुझे कोई पत्र नहीं मिला। अर्जुन ने जेब से चमड़े का पुराना बटुआ निकाला। उसमें से मोड़ा हुआ कागज निकला, जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे। इसकी प्रति रखी थी। उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता था कभी विक्रम के घर जाकर दूंगा। हर साल सोचता था, फिर कोई ऑपरेशन, कोई सीमा, कोई घायल जवान आगे आ जाता था। वह रुक गया। उसे लगा ये कारण नहीं, बहाने हैं। मीरा ने कागज को देखा, जैसे यह देर से आया हुआ श्राद्ध हो। जिसकी उम्र करीब, हाथों से कागज लिया। अक्षर अंग्रेजी और हिंदी मिले हुए थे, पर कुछ वाक्य साफ समझ आए। उसमें लिखा था कि हवलदार विक्रम शर्मा ने अद्भुत साहस दिखाया, अपने अधिकारी को बचाया और अंतिम क्षण तक चौकी नहीं छोड़ी। मीरा ने कागज सीने से लगा लिया। उसके पास पति की शहादत का सरकारी प्रमाण था, पर उसमें आत्मा नहीं थी। इस पत्र में विक्रम की धड़कन थी। उसने धीमे से पूछा, अगर यह पत्र मुझे मिलता तो शायद मैं घर से निकाली नहीं जाती। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी स्वीकारोक्ति थी। घर से निकाली? उसने कुछ क्षण बाद पूछा। अब उससे निकाली? उसने कुछ क्षणता लौट आई थी कि आवाज में सैनिक की तीक्ष्णता लौट आई था, पर वे तुरंत दीवार उठा ली। कुछ बातें पूछने से वापस नहीं आती। साहब, उसने कहा, जिसे भगवान ने विधवा बनाया, वो लोगों ने भी जीते जी दोषी बना दिया। बस इतना काफी है। अर्जुन समझ गया कि वह अपनी पीड़ा को बाजार में नहीं खोलना चाहती। फिर भी उसके भीतर किसी कानून, किसी धर्म, किसी सैन्य प्रतिज्ञा ने सिर उठाया। विक्रम ने उसे जीवन दिया था और उसकी पत्नी स्टेशन पर चाय बेच रही थी। तभी बलदेव चाचा लौटे और अर्जुन को पहचानने की कोशिश करते हुए ठिठक गए। उन्होंने मीरा की आंखें लाल देखी तो बात समझ गए कि कोई पुराना घाव खुला है। सब ठीक है बहू? उन्होंने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। अर्जुन ने वृद्ध को आदर से नमस्ते किया। बलदेव चाचा ने भी हाथ जोड़े, पर उनकी आंखों में सावधानी थी। स्टेशन पर अकेली स्त्री की रक्षा करने वाले लोग कम होते हैं, पर जो होते हैं वे हर अजनबी को पहले संदेह से देखते हैं। अर्जुन ने धीमे से कहा, मैं विक्रम शर्मा का साथी था। चाचा का चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा, बलदेव चाचा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तो आज इतने साल बाद फौज को उसकी मीरा याद आई। यह वाक्य तीर की तरह अर्जुन के सीने में धंस गया। मीरा ने चाचा को रोकना चाहा, पर वे रुकने वाले नहीं थे। जब ये बच्ची बुखार में जल रही थी, तब ये औरत प्लेटफॉर्म के नीचे बैठी थी। जब मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था, तब कोई मेडल नहीं आया। जब लोग इसे मनहूस कहते थे, तब किस कागज ने इसका हाथ पकड़ा? अर्जुन ने एक शब्द नहीं कहा। हर आरोप सच जैसा लग रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, चाचा रहने दीजिए, इनका दोष नहीं है। पर अर्जुन ने तुरंत कहा, दोष है।
अगर किसी सैनिक की जान मेरे सामने गई तो उसके घर की खबर लेना भी मेरी जिम्मेदारी थी। उसकी आवाज में पहली बार आदेश नहीं, प्रतिज्ञा थी। उसने मीरा की ओर देखकर पूछा, तुम्हें पेंशन मिलती है? मीरा के चेहरे पर कड़वाहट की हल्की छाया आई। कागजों में शायद मिलती होगी, उसने कहा। मेरे हाथ तक नहीं पहुंची। अर्जुन ने दांत भींच लिए। उसे लगा जैसे विक्रम की शहादत पर किसी ने चोरी की है। मुआवजा? उसने पूछा। मीरा चुप रही। बलदेव चाचा बोले, उसके ससुराल वालों ने कहा था सब घर के नाम रहेगा। फिर बहू पर दोष लगाया कि बेटी जनकर वंश रोक दिया। रात में निकाला। ये यहाँ आई, पहले बर्तन मांजे, फिर चाय बेचने लगी। मीरा ने आंखें नीची कर ली। उसे अपने दुख पर बोलना अपमान जैसा लगता था। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। वह रणभूमि में दुश्मन को पहचानता था। यहाँ दुश्मन रिश्ते की धोती पहनकर बैठा था। उसे लगा कि देश की सीमा बचाना आसान है, घरों के भीतर छिपे अन्याय को पकड़ना कठिन। उसने पूछा, तुमने शिकायत क्यों नहीं की? मीरा हंसी, पर वह हंसी इतनी सूखी थी कि उसमें जीवन नहीं था। किससे करती साहब? थाने में पूछा गया, गवाह कौन है? पंचायत ने कहा, बहू घर की बात बाहर क्यों लाती है? ससुर बोले, बेटे की विधवा हमारे घर का नाम खराब कर रही है। मायके वाले गरीब थे, माँ बीमार थी, फिर अनाया पैदा हुई। जब पेट में बच्चा रोता है, औरत न्याय नहीं, दूध ढूंढती है। अर्जुन ने यह सुनकर आंखें फेर लीं। उसे लगा जैसे उसने देशभक्ति का बहुत सुना, पर इस सत्य को कभी नहीं सुना। स्टेशन पर फिर भीड़ बढ़ी। मीरा ने खुद को समेटा और ग्राहकों को चाय देने लगी। अर्जुन ने कुछ सैनिकों को इशारे से दूर रहने को कहा ताकि बात फैल न जाए। वह जानता था कि सम्मान बचाना भी सहायता का हिस्सा है। उसने जेब से अपना कार्ड निकाला और काउंटर पर रखा। मैं आज ही यहां से जा सकता था, उसने कहा, पर अब नहीं जाऊंगा जब तक विक्रम के घर की बात साफ नहीं हो जाती। मैं पठानकोट में ही रहूंगा। मीरा ने कार्ड को देखा नहीं। उसे वादों से डर लगता था, क्योंकि वादे अक्सर विधवा के दरवाजे तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। साहब, उसने संयत स्वर में कहा, मेरे लिए कुछ मत कीजिए, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अनाया की खाली जगह देखी जहां छोटी कॉपी पड़ी थी। मैं तुम्हारे लिए नहीं, वह बोला, उस आदमी के लिए करूंगा जिसने मेरे बच्चों को पिता के बिना होने से बचाया, और उस बच्ची के लिए जिसे अपने पिता की विरासत भीख की तरह नहीं, अधिकार की तरह मिलनी चाहिए। मीरा के चेहरे पर हल्की कंपकंपी आई। अधिकार शब्द उसने बहुत दिनों बाद सुना था। लोग उसे कर्म, सहनशीलता और भाग्य समझाते थे, अधिकार नहीं। अर्जुन ने पूछा, अनाया कहाँ है? मीरा ने पहली बार उसके नाम पर नरमी से देखा। स्कूल गई है, फीस बाकी है, शायद आज फिर खड़ा कर देंगे। अर्जुन तुरंत जेब में हाथ डालने लगा, पर मीरा ने सख्ती से रोक दिया। नहीं, उसने कहा, उसकी फीस मैं दूंगी। जब तक हाथ चलते हैं मैं बेटी को अपनी मेहनत से पढ़ाऊंगी। अर्जुन ने हाथ पीछे कर लिया। उसे उसकी गरीबी से अधिक उसके आत्मसम्मान ने झकझोर दिया। उसने समझ लिया कि सहायता धन फेंकना नहीं होती। कभी कभी पहले किसी की गरिमा के सामने अपना अहंकार उतारना पड़ता है। मैं तुम्हारी मेहनत नहीं छीनूंगा, उसने शांत स्वर में कहा, पर जो तुम्हारा है वह तुम्हें दिलाऊंगा। यह दान नहीं होगा। मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में संदेह और आशा दोनों थे, और आशा से वह अधिक डरती थी। संदेह में आदमी बचा रहता है, आशा टूटे तो आत्मा घायल होती है। अर्जुन ने कार्ड वहीं छोड़ा और बोला, शाम को फिर आऊंगा। अगर तुम अनुमति दो तो विक्रम की पूरी कहानी सुनना चाहता हूं, और तुम्हें वह सब बचाना है जो उसकी आखिरी रात में हुआ। मीरा ने उसकी ओर लंबे समय तक देखा। उसे लगा जैसे सामने खड़ा आदमी केवल अधिकारी नहीं, उसके अतीत का अधूरा दूत है। वह चाहती तो उसे भगा देती, क्योंकि पुराने दर्द खोलना आसान नहीं था। पर विक्रम की आखिरी बात, बेटी का नाम, पत्र की प्रति, इन सब ने उसके भीतर वर्षों से बंद पड़ी एक खिड़की खोल दी थी। उसने बहुत धीमे कहा, शाम को दुकान बंद होने के बाद आइए। भीड़ में पति की बात नहीं की जाती। अर्जुन ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसकी आंखों में आदर था, और यह आदर मीरा को नया और अपरिचित लगा। शाम ढलते समय आसमान में धुएं और केसरिया रोशनी का अजीब मिश्रण था। स्टेशन की भीड़ थककर कम हो गई थी। मीरा ने कुल्हड़ धोए, बची चाय फेंकी और भट्टी की राख समेटी। अनाया लौटकर कोने में सो गई थी, क्योंकि स्कूल में फीस के लिए उसे खड़ा रखा गया था, और वह रोते रोते थक गई थी। मीरा ने उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर टिन का डिब्बा खोला। विक्रम की तस्वीर के सामने आज उसने पहली बार कहा, तुम्हारे साहब आए हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज में शिकायत भी थी, राहत भी। अर्जुन नियत समय पर आया। इस बार वह अकेला था, बिना किसी सैनिक, बिना किसी अधिकार की चमक के। उसने दुकान से थोड़ा दूर खड़े होकर अनुमति मांगी। मीरा ने बैठने के लिए टूटी बेंच की ओर इशारा किया। कुछ देर दोनों चुप रहे। चुप्पी में स्टेशन की रात कुत्तों की भौंक।
दूर ट्रेन की गड़गड़ाहट और बीते वर्षों का बोझ मिला हुआ था। आखिर अर्जुन ने कहना शुरू किया। उसने बताया कि विक्रम कैसे जवानों में सबसे पहले उठता, कैसे ठंड में भी सबके लिए चाय बनाता, कैसे हर वेतन पर घर चिट्ठी लिखता और मीरा के बनाए अचार की बातें करता। मीरा सुनती रही। हर बात उसके लिए दीपक की लौ जैसी थी, जो पति के चेहरे को नए कोण से रोशन कर रही थी। वह कहता था। अर्जुन ने याद करते हुए कहा, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, पर मेरे घर वाले समझते हैं कि बहू का ज्ञान रसोई से नहीं जाना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरी बेटी माँ जैसी बुद्धिमान हो, पर माँ जैसी चुप न रहे। मीरा की आंखों से इस बार आंसू गिर पड़े। विक्रम ने उसे समझा था। यह बात वह जानती थी, पर किसी और के मुंह से सुनना उसे भीतर तक हिला गया। अर्जुन ने उस रात का अंतिम दृश्य बताया। कैसे गोलियां बंद होने के बाद भी विक्रम ने घायल साथी को ढककर रखा, कैसे उसने अपने खून से भीगती जैकेट से एक छोटी तस्वीर निकालकर अर्जुन की हथेली में रखी। उसने कहा था, जिसकी उम्र करीब जा है। अर्जुन बोला। फिर उसने तिरंगे की तरफ नहीं देखा, न आसमान की तरफ। उसने केवल तुम्हारा नाम लिया। मीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, पर यह प्रार्थना ईश्वर के लिए नहीं, उस स्मृति के लिए थी। उसे लगा कि इतने वर्षों बाद उसके पति की मृत्यु खबर नहीं, पूरी कथा बनकर लौटी है। अर्जुन ने जेब से एक और चीज निकाली। वह छोटी सी धातु की पट्टी थी, जिस पर विक्रम का नाम और सेवा नंबर खुदा था। यह मुझे बाद में मिली। उसने कहा, मैंने सोचा था परिवार को दूंगा, पर जब तुम्हारा पता नहीं लगा, मैंने इसे अपने पास रख लिया। शायद यह भी मेरी कायरता थी। मीरा ने पट्टी हाथ में ली और जैसे उसकी उंगलियों ने राख में दबा हुआ शरीर छू लिया। वह रोई नहीं, बस उसे माथे से लगाया और अनाया के सिरहाने रख दिया। अब यह अपनी बेटी के पास रहेगी, उसने कहा। अर्जुन ने पहली बार हल्की शांति महसूस की थी। फिर मीरा ने बोलना शुरू किया, पहले धीरे धीरे, फिर जैसे कई वर्षों से रुका हुआ बांध खुल गया हो। उसने बताया कि सैन्य वाहन शव लेकर आया था, कैसे पूरे गांव ने जयकारे लगाए, कैसे नेताओं ने भाषण दिए, कैसे कैमरों ने उसके आंसू कैद किए। फिर कैमरे चले गए, लोग चले गए, फूल सूख गए। उसके बाद ससुर ने कहा कि अब घर की मर्यादा विधवा की चुप्पी में है। मुआवजे के कागज उन्हीं ने संभाले। मीरा से अंगूठा लगवाया गया, यह कहकर कि सब अनाया के भविष्य के लिए है। तब वह गर्भवती थी, दुखी थी और भरोसे में थी। उसने बताया कि अनाया के जन्म के बाद चेहरे बदल गए। बेटे की शहादत पर गर्व करने वाले लोग पोती के जन्म पर मौन हो गए। मां बनने वाली स्त्री को आशीर्वाद नहीं, ताने मिले। उसे रंगीन कपड़े छोड़ने को कहा गया, त्योहारों से दूर रखा गया, मंदिर में पीछे खड़ा किया गया। एक दिन उसने पेंशन के बारे में पूछा तो देवर ने कहा कि फौजी की विधवा को ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। मीरा ने तब भी सहा, क्योंकि उसे लगा शायद यही भाग्य है। पर जब अनाया को दूध के लिए पैसे नहीं मिले, उसके भीतर की पत्नी मर गई और मां जागी। मैंने कागज मांगे, मीरा बोली, तो उन्होंने कहा मैं लालची हूं। मैंने कहा पैसा मेरा नहीं, विक्रम की बेटी का है। उस रात तूफान था। ससुर ने दरवाजा खुलवाया और कहा, जिस घर को बेटा नहीं दे सकी, उस घर में अधिकार मत मांग। मैंने अनाया को कपड़े में लपेटा और बाहर आ गई। अर्जुन की आंखें जलने लगी। वह अनेक युद्धों में घायल हुआ था, पर इस वाक्य ने उसे असद तरह से काटा। उसने मन ही अलग तरह से काटा। उसने मन ही मन विक्रम से क्षमा मांगी। मित्र की पत्नी को उसके ही घर ने निर्वासित कर दिया था। मीरा ने आगे कहा कि पहले उसने जम्मू में काम खोजा, फिर पठानकोट आई, कई रिक्शे के पुराने तिरपाल से ढककर जगह दी। चाचा ने उसे रिक्शे के पुराने तिरपाल से ढककर जगह दी। फिर एक कुली की पत्नी ने उसे चाय बनाकर बेचने की सलाह दी। उसने गहने बेचकर भट्टी खरीदी। शादी की चूड़ियां पहले ही उतरवा दी गई थी। मंगलसूत्र उसने अनाया के बुखार में दवा के लिए बेच दिया। बस विक्रम की तस्वीर और यह चांदी की कड़ी बची। वह कड़ी उसकी सास ने नहीं, विक्रम ने पहली छुट्टी में खरीदी थी, इसलिए उसने इसे कभी नहीं बेचा। रात गहरी होती गई। अर्जुन ने बिना टोके सब सुना। उसे समझ आ गया कि न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, स्मृति की सफाई भी है। किसी ने विक्रम की शहादत को अपने लालच से मैला किया था। उसने धीमे से कहा, कल मैं सेना कल्याण कार्यालय जाऊंगा, तुम्हारे कागज निकलवाऊंगा, फिर तुम्हारे गांव चलेंगे। मीरा तुरंत सिहर उठी। नहीं, उसने कहा, वहां मत ले जाइए, वे लोग फिर मुझे बदनाम करेंगे, मेरी बेटी को सुनना पड़ेगा। अर्जुन ने उत्तर दिया, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी, और सच को बदनाम करने वाले पहले खुद कटघरे में खड़े होंगे। मीरा ने अनाया की ओर देखा। बच्ची नींद में भी पिता की धातु पट्टी पकड़े थी। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, जैसे उसने पहली बार बिना देखे पिता की उंगली थामी हो। मीरा के भीतर डर और साहस का संघर्ष चल रहा था। वह वर्षों से भागकर नहीं, बचकर जी रही थी। पर क्या बेटी का भविष्य भी इसी बचने में बीतेगा? अर्जुन ने उसकी दुविधा समझी। फैसला तुम्हारा होगा, उसने कहा, मैं आदेश देने नहीं आया।
बस विक्रम का कर्ज चुकाने आया हूं, और शायद अपना भी। सुबह से रात तक बदली हुई दुनिया को देखकर मीरा ने महसूस किया कि कभी कभी एक दिन कई वर्षों का भार खोल देता है। उसने टिन का डिब्बा बंद किया, पर इस बार ढक्कन के भीतर अतीत कैद नहीं हुआ। अर्जुन उठकर जाने लगा तो उसने पहली बार उसे रोका। साहब, उसने कहा, विक्रम की आखिरी बात फिर से कहिए। अर्जुन ने मुड़कर पूरी निष्ठा से कहा। वह डर कर नहीं गया, उसने अपना वादा निभाया। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। इतने वर्षों बाद उसने अपने पति को मृत्यु में नहीं, सम्मान में याद किया। अर्जुन स्टेशन से बाहर निकला तो रात की हवा में उसे बारूद की जगह चाय, धुआं और गरीब जीवन की गंध मिली। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बादलों के पीछे चांद धुंधला था। उसकी वर्दी पर लगे सितारे उसे भारी लग रहे थे। उसने सोचा, वह जिस देश की रक्षा करता है, उस देश की एक विधवा उसके सामने न्याय से वंचित खड़ी थी। उसने फोन निकाला, कई पुराने नंबर मिलाए और पहले ही कॉल में कहा, मुझे हवलदार विक्रम शर्मा की फैमिली पेंशन, मुआवजा और नॉमिनी रिकॉर्ड चाहिए तुरंत। उसकी आवाज में अब शोक नहीं, संकल्प था। मीरा ने दुकान के भीतर दीपक जलाया और विक्रम की तस्वीर के सामने रख दिया। लौ कांप रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। उसने अनाया के बाल सहलाए और मन ही मन कहा कि शायद कल फिर अपमान मिलेगा, शायद लड़ाई लंबी होगी, शायद पुराने लोग पुरानी गंदगी उछालेंगे। फिर भी आज पहली बार उसे लगा कि वह केवल बेचारी विधवा नहीं, एक शहीद की पत्नी है, एक बेटी की माँ है और अपने अधिकार की स्वामिनी है। बाहर किसी ट्रेन ने लंबी सीटी दी। वह आवाज इस बार विदाई नहीं, आने वाले सफर की घोषणा लगी। अगली सुबह स्टेशन पर वही धुआं था, वही आवाजें थीं, वही कुल्हड़ों की खनक थी, पर मीरा के भीतर कुछ बदल चुका था। रात भर वह ठीक से सो नहीं सकी थी। जब भी आंख लगती, विक्रम की आखिरी बात कानों में उतर आती और फिर ससुराल का वह अंधेरा आंगन सामने खड़ा हो जाता, जहां उसे कभी बहू कहा गया था और फिर बोझ बना दिया गया था। उसने भट्टी जलाई, पर हाथों की गति में आज एक अजीब सावधानी थी, जैसे वह अपने ही अतीत के टूटे कांच पर चल रही हो। अनाया ने नींद से उठते ही पिता की धातु पट्टी को देखा और चुपचाप माथे से लगा लिया। मीरा दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसे लगा कि बच्ची ने एक रात में पिता को कहानी से सच में बदल लिया है। माँ, क्या पापा सच में मुझे जानते थे? अनाया ने पूछा। मीरा का गला भराया, पर उसने आंसू नहीं गिरने दिए। हाँ, उसने कहा, तेरे आने से पहले ही तेरे पापा तेरा इंतजार करते थे। अनाया मुस्कुराई और उस मुस्कान ने मीरा के भीतर वर्षों से जमी हुई बर्फ में दरार डाल दी। मेजर अर्जुन दोपहर से पहले आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और चेहरे पर रात भर जागने की थकान। उसने चाय नहीं मांगी, पहले मीरा से बैठने की विनती की। रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम है, उसने कहा। मीरा विक्रम शर्मा, वैद पत्नी। नॉमिनी में भी पहले तुम्हारा नाम था, फिर कुछ आवेदन लगाकर बैंक खाता बदलवाया गया। कागजों में कई जगह तुम्हारे हस्ताक्षर दिखाए गए हैं। मीरा ने कड़वाहट से हंसकर अपने हाथ दिखाए। साहब, मैंने तो कई साल पहले हस्ताक्षर करना छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था विधवा को पढ़ाई दिखाने की जरूरत नहीं। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। किसने कहा था? उसने पूछा। हालांकि उत्तर वह जानता था। मीरा ने दूर देखते हुए कहा, घर में शब्दों के भी मालिक होते हैं साहब। ससुर बोलते थे तो वह धर्म हो जाता था, देवर बोलता था तो वह घर की इज्जत, बहू बोलती थी तो वह जिद कहलाती थी। उसने पहली बार इतने सीधे स्वर में अपने पुराने घर की बात कही। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी। उसे समझ आया कि वह केवल दस्तावेज नहीं, एक ऐसे घर का दरवाजा खोल रहा है जहां कानून से पहले डर बैठा था। मीरा की स्मृति उस दिन लौट गई जब वह पहली बार दुल्हन बनकर राजस्थान के नागौर जिले के उस बड़े हवेलीनुमा घर में पहुंची थी। लाल घाघरे का घेरा भारी था, हाथों की मेहंदी गहरी थी और माथे पर रखे घूंघट के नीचे सांस लेना कठिन था। दरवाजे पर ढोलक बज रही थी और स्त्रियां गीत गा रही थी, जिनमें बहू से घर की लाज बनने की अपेक्षा थी। विक्रम ने चुपके से घूंघट के किनारे से झांककर मुस्कुराया था। उस एक मुस्कान ने मीरा को आश्वासन दिया था कि इस अनजान घर में कम से कम एक व्यक्ति उसका अपना है। शर्मा परिवार गांव में सम्मानित माना जाता था। ठकुर राघवेंद्र शर्मा के पास खेत थे, ऊंची जाति का अभिमान था और पंचायत में ऊंची चौकी। घर की दीवारों पर पूर्वजों की तलवारें टंगी थी, जिनकी धार जंग खा चुकी थी, पर कहानी अब भी तेज थी। कमला देवी सुबह तुलसी पर जल चढ़ाती और बहुओं को मर्यादा सिखाती। मीरा ने जल्दी ही समझ लिया कि उस घर में धर्म का अर्थ दया नहीं, नियंत्रण था। रसोई में उसका नाम धीरे धीरे गायब होकर विक्रम की औरत बन गया, फिर बहू और अंत में केवल एक आदेश सुनने वाली छाया। विक्रम जब छुट्टी पर आता, घर का रंग बदल जाता। वह माँ के पैर छूता, पिता से खेत की बात करता, देवर मुकुट की तरह उसके कंधे पर चढ़ जाता और रात को मीरा से धीमे स्वर में पूछता, किसी ने कुछ कहा तो नहीं?
कि किसी ने कुछ कहा तो नहीं। मीरा हमेशा मुस्कुराकर कहती सब ठीक है, क्योंकि वह अपने पति की छुट्टी शिकायतों से भरना नहीं चाहती थी। विक्रम समझ जाता था, पर वह भी घर की दीवारों से एक साथ युद्ध नहीं कर सकता था। उसने बस मीरा के हाथों में किताबें दी और कहा, जब बेटी होगी उसे तू पढ़ाएगी। मीरा को याद था कि विक्रम बेटी की बात करते समय कैसे चमक उठता था। गांव में बेटे को कुलदीपक कहते थे। गांव में लोग बेटे को कुलदीपक कहते थे, पर वह कहता दीपक को नाम से क्या फर्क पड़ता है, रोशनी तो रोशनी है। मीरा तब हंस देती, पर भीतर कहीं डरती भी थी। उस घर में बेटियों के जन्म पर ढोल नहीं बजते थे, केवल रसोई में गुड़ बांटकर औपचारिकता निभाई जाती थी। फिर भी विक्रम की बातों में उसे भविष्य दिखता था। वह कहता था कि फौजी की बेटी को डरना नहीं चाहिए। मीरा तब नहीं जानती थी कि वही भविष्य उसे अकेले ढोना पड़ेगा। जिस दिन शहादत का समाचार आया, दोपहर की धूप आंगन में स्थिर पड़ी थी। एक जीरो की 2 अधिकारी उतरे और घर की हवा अचानक भारी हो गई। मीरा उस समय रसोई में आटा गूंथ रही थी। कमला देवी की चीख पहले उठी, फिर उसका नाम पुकारा गया। उसने बाहर आकर केवल तिरंगे में लिपटा ताबूत देखा। उसके कान बंद हो गए। किसी ने उसे पकड़कर बैठाया, किसी ने उसके हाथों की चूड़ियां तोड़ी, किसी ने मांग से सिंदूर पोंछा। पति की मृत्यु से पहले समाज ने उसकी पत्नी होने की सारी निशानियां मार डाली। शवयात्रा में पूरा गांव उमड़ा था। नेता आए, कैमरे आए, फूल आए, भाषण आए। ठाकुर राघवेंद्र ने रोते हुए कहा कि उनका बेटा देश पर कुछ कुर्बान हुआ है। लोग जयकारे लगाते रहे। मीरा के आंसू किसी ने गौरव कहे, किसी ने धर्म, किसी ने पतिव्रता का प्रमाण। पर जब रात हुई और ताबूत राख में बदल गया, तब उसी घर में एक लंबा मौन उतर आया। फूलों की महक सड़ने लगी। मीरा गर्भ में पलते बच्चे पर हाथ रखे बैठी रही। उसे लगा कि विक्रम गया नहीं। घर की हर दीवार से उसे देख रहा है और पूछ रहा है कि अब कौन उसका सहारा बनेगा। पहले कुछ दिन सबने उसके सिर पर हाथ रखा, फिर धीरे धीरे हाथ हट गए और नियम शुरू हुए। कमला देवी ने कहा कि अब रंगीन कपड़े नहीं पहनते, त्योहारों में सामने नहीं बैठना, शादी ब्याह में जाना अशुभ होगा, शादी ब्याह में जाना अशुभ होगा, खाना सबसे बाद में खाना, हंसना कम करना। मीरा ने सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि दुख ने उसे प्रतिरोधहीन बना दिया था। गर्भ भारी होता गया, पीठ दुखती रही, पर उसे आराम नहीं मिला। जब वह रात को विक्रम की पुरानी कमीज पकड़कर रोती, कोई दरवाजा खटखटाकर कहता कि मृतकों को इतना रोने से शांति नहीं मिलती। मुआवजे के कागज एक दिन आंगन में आए। सैनिक कल्याण विभाग का आदमी कुछ समझा रहा था। बैंक खाता, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि। मीरा को बुलाया गया, पर बैठने नहीं दिया गया। राघवेंद्र ने कहा, बहू दुख में है, कागज मैं देख लूंगा। मीरा ने सिर झुका लिया। उससे कई जगह हस्ताक्षर करवाए गए, कुछ जगह अंगूठा भी लगवाया गया। उसे बताया गया कि सब उसके और बच्चे के हित में है। वह अपने पति की चिता की राख से अभी बाहर नहीं आई थी। उसे लगा घर वाले अपना ही तो है। यही भरोसा बाद में सबसे महंगा निकला। अनाया के जन्म की रात घर पर बादल छाए थे। दाई ने जब कहा कि बेटी हुई है, मीरा ने थकी हुई मुस्कान के साथ बच्ची को सीने से लगाया। उसे लगा विक्रम ने सचमुच उसे पहले से पहचान लिया था। पर बाहर आंगन में कोई ढोल नहीं बजा। कमला देवी ने बस इतना कहा, चलो, जो भाग्य में था। राघवेंद्र कमरे में देखने भी नहीं आए। देवर मुकेश ने हंसते हुए कहा कि शहीद का नाम अब कौन चलाएगा। उस वाक्य ने मीरा के भीतर गहरी चोट की। उसने बच्ची का नाम अनाया रखा, जिसका अर्थ उसने अपनी किताब में पढ़ा था, ईश्वर की कृपा। धीरे धीरे घर में अनाया के दूध पर भी हिसाब होने लगा। मीरा जब दवा मांगती, कहा जाता कि विधवाएं खर्च समझकर चलती हैं। जब वह पेंशन के बारे में पूछती, मुकेश हंसकर कहता कि इतना पैसा बच्चे वाली औरत के हाथ में ठीक नहीं। एक दिन उसने बैंक जाने की बात की तो राघवेंद्र का चेहरा बदल गया। घर के पुरुष जिंदा हैं। उन्होंने कहा, बहू को बाहर भटकने की जरूरत नहीं। मीरा ने पहली बार धीमे स्वर में कहा कि पैसा विक्रम का है, बेटी का अधिकार है। उसी दिन से घर की हवा में उसके लिए अदृश्य वैर भर गया। कमला देवी का व्यवहार सबसे कठिन था। वे कभी कभी अनाया को गोद में लेती और रो पड़ती, पर अगले ही क्षण कहती कि बेटा होता तो घर संभल जाता। मीरा समझ नहीं पाती थी कि यह स्त्री क्रूर है या टूटी हुई। शायद वह अपने जीवन भर के अपमान को परंपरा का नाम देकर आगे बढ़ा रही थी। जब मीरा बीमार पड़ती, कमला दवा तो दे देती, पर 7 में साल रही देती। विधवा का इतना नाजुक नहीं होना चाहिए, मीर झोप का शरीर होना चाहिए थी। मीरा चुप रहती कि उस घर में करुणा भी शर्तों पर मिलती थी। एक सावन की रात सब टूट गया। बारिश छप्पर पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। अनाया को तेज बुखार था और ने पैसे बंग। मीरा नेस मांगे। मुकेश ने शराब पी रखी थी। उसने कहा फौजी की विधवा होने का फायदा उठाकर घर लूटना चाहती है। मीरा ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा कि लूट वह नहीं रही, उसका हक छीना जा रहा है। राघवेंद्र ने यह सुनते ही दरवाजा खुलवाया। उनकी आंखों में पिता का शोक नहीं,
सामंती क्रोध था, जिसने हमारे घर को वारिस नहीं दिया, वह हमारे घर के धन की बात करेगी, उन्होंने कहा। मीरा ने अनाया को गीले कपड़े में लपेटा और दरवाजे पर खड़ी रह गई। उसे विश्वास था कि कमला देवी रोक लेंगी, मां का हृदय अंतिम क्षण में जागेगा, पर कमला ने केवल चेहरा फेर लिया। उस क्षण मीरा ने समझ लिया कि कई बार स्त्री को घर से पुरुष नहीं, दूसरी स्त्री की चुप्पी भी निकालती है। बारिश में उसके पैर कीचड़ से भर गए, वह कोई गठरी नहीं ले सकी। बस विक्रम की तस्वीर, चांदी की कड़ी और बच्ची पीछे से दरवाजा बंद हुआ तो आवाज ऐसी आई जैसे उसके जीवन का एक युग पत्थर से कुचल दिया गया हो। वह पहले बस अड्डे तक चली। रात में कोई रिश्तेदार दरवाजा नहीं खोलता और विधवा का रोना सड़क पर भी सुरक्षित नहीं होता। एक ट्रक चालक ने दया दिखाकर उसे नागौर से जोधपुर तक छोड़ा। वहां से वह जम्मू जाने वाली ट्रेन में बैठ गई, क्योंकि उसे धुंधली याद थी कि विक्रम ने कभी कहा था पठानकोट में फौजी लोग अच्छे होते हैं। यात्रा में अनाया की तपती देह उसकी गोद में थी। उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर एक यात्री की मदद से दवा खरीदी। वह रात मीरा के लिए शोक से संघर्ष में बदलने की रात थी। पठानकोट पहुंची तो उसके पास केवल कुछ सिक्के और दूध की खाली शीशी थी। स्टेशन की बेंच पर बैठी वह सुबह तक कांपती रही। लोग देखते रहे, कोई पूछता रहा, कोई घूरता रहा। बलदेव चाचा ने सबसे पहले उसे पानी दिया। उन्होंने पूछा नहीं कि पति कहाँ है, क्योंकि अच्छे लोग दुख की तहकीकात नहीं करते, पहले प्यास बुझाते हैं। कुछ दिनों तक वह प्लेटफॉर्म के नीचे तिरपाल में रही। फिर एक सफाई करने औरत ने उसे बर्तन मांजने का काम दिलाया। मीरा ने कोई काम छोटा नहीं समझा। उसे बस इतना चाहिए था कि अनाया जिंदा रहे। चाय बेचने का विचार एक बरसाती सुबह आया, जब उसने देखा कि स्टेशन पर हर दुखी यात्री चाय खोजता है। उसने अपनी आखिरी सोने की नथ बेची और पुरानी भट्टी खरीदी। शुरू में लोग उधार पीते, कुछ पैसे नहीं देते, कुछ बेहुदा बातें करते, पर उसकी चाय में अदरक और धैर्य दोनों थे। धीरे धीरे ग्राहक बढ़े। उसने किराए का छोटा कमरा लिया। रात को अनाया को अक्षर सिखाती और दिन में कुल्हड़ धोती। हर महीने वह सोचती कि अब बैंक जाएगी, अब कागज पूछेगी, पर डर और जरूरत दोनों उसे रोके रखते। जीवन ने उसे जीवित रखा, पर न्याय तक नहीं पहुंचने दिया। इन सारी स्मृतियों को सुनाते सुना चेहरा अजीब शांत हो गया। अर्जुन स्मृतियों को सुनाते सुनाते मीरा बैठा, पर उसे लग रहा था जैसे वह किसी अदालत में गवाही दे रही हो, जहां न्यायाधीश उसका अपना विवेक है। मैंने बहुत सहा, उसने कहा, पर मैं भी दोषी हूं। मैंने जल्दी आवाज नहीं उठाई। अर्जुन ने तुरंत कहा, नहीं, दोष अत्याचार सहने वाले का नहीं होता। मीरा ने उसकी ओर देखा, फिर भी वह बोली, बेटी को मैंने डर विरासत में दे दिया, अब उसे वापस लेना होगा। यह वाक्य सुनकर अर्जुन ने पहली बार उसमें केवल पीड़िता नहीं, योद्धा देखा। दोपहर भगत अर्जुन ने उसे फाइलों की प्रतियां दिखाई। बैंक खाते में वर्षों तक राशि जाती रही थी। कुछ रकम निकाली गई, कुछ जमीन के कागजों में लगी, कुछ मुकेश के व्यापार में। मीरा ने कागजों को देखा, पर धन से अधिक उसे अपने नाम की नकली लिखावट ने चोट दी। किसी ने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पहचान पहन ली थी। क्या मैं सच में इतना सब वापस ले सकती हूँ, उसने पूछा। अर्जुन ने दृढ़ होकर कहा, कानून में देर है, पर रास्ता है, और सेना अपने शहीद के परिवार को यूं लुटा हुआ नहीं छोड़ सकती। मीरा ने फिर भी कहा कि गांव लौटना कठिन होगा। वहां लोग पुराने झूठ दोहराएंगे, उसके चरित्र पर प्रश्न उठाएंगे, कहेंगे कि विधवा अकेली कैसे रही, चाय बेचकर किससे मिली। अर्जुन ने कड़वे सत्य को समझते हुए सिर हिलाया। वे यही करेंगे, उसने कहा, क्योंकि जब धन चोरी होता है तो चोर पहले पीड़ित की इज्जत पर हमला करता है। मीरा ने यह सुनकर लंबी सांस ली। उसे लगा यह आदमी युद्ध जानता है, पर अब वह समाज की चाल भी सीख रहा है। उसने धीरे से कहा, अगर मैं चलूं तो अनाया मेरे साथ रहेगी, उसे छिपाकर न्याय नहीं मांगूंगी। शाम को अनाया स्कूल से लौटी तो मीरा ने पहली बार उसे पूरी बात नहीं, पर इतना बताया कि वे पिता के गांव जाएंगे। बच्ची की आंखों में उत्साह और डर दोनों चमके। वहां दादी होंगी, उसने पूछा। मीरा ने उत्तर देने में देर की। हाँ, उसने कहा, और तेरे दादा भी। अनाया ने फिर पूछा, क्या वे मुझे पहचानेंगे? मीरा ने उसे बाहों में ले लिया। अगर उनका हृदय जागा तो पहचानेंगे, नहीं जागा तो भी तू अपने पिता की बेटी है। अर्जुन दूर खड़ा यह सुन रहा था। उसे लगा कि यह यात्रा केवल कागजों की नहीं, वंश और मनुष्यता की परीक्षा होगी। रात को मीरा ने संदूक खोला। उसमें बची चीजें बहुत कम थी, पर हर चीज एक जीवन थी। विक्रम की तस्वीर, धातु पट्टी, चांदी की कड़ी, पुराना पत्र, अनाया का जन्म प्रमाण, कुछ स्कूल की रसीदें और वे कागज जिन पर उसे कभी भरोसा था। उसने फीकी सफेद साड़ी निकालकर अलग रखी, फिर अचानक उसे वापस रख दिया। उसने हल्की नीली साड़ी उठाई, जिसे वह वर्षों से पहनने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसे लगा कि रंग पहनना पाप नहीं, जीवन की स्वीकृति है। कल वह उसी रंग में लौटेगी। दीपक के सामने
बैठकर उसने विक्रम से कोई शिकायत नहीं की। शिकायतें अब थक चुकी थी। उसने केवल कहा, मैं लौट रही हूं, पर इस बार दरवाजे पर रोने नहीं, सवाल करने, तुम्हारी बेटी को उसका नाम दिलाने। अगर मेरी आवाज कांपे तो मुझे याद दिलाना कि तुमने डरकर पीठ नहीं दिखाई थी। बाहर स्टेशन पर रात की अंतिम ट्रेन गुजर रही थी। पहियों की लय में उसे ढोलक की दूर की आवाज सुनाई दी, वही जो उसके विवाह के दिन बज रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वह किसी घर में प्रवेश कर रही थी, अब अपने अधिकार में। सुबह की तैयारी से पहले वह अनाया के पास लेट गई। बच्ची नींद में बुदबुदाई, पापा मैं आ रही हूं। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि नियति ने बहुत देर बाद सही पर एक रास्ता खोल दिया है। वह जानती थी कि गांव में उसका स्वागत फूलों से नहीं होगा। वहां ताने होंगे, झूठ होंगे, घूरती निगाहें होंगी और शायद फिर अपमान। पर अब उसके साथ स्मृति, प्रमाण, बेटी और एक सैनिक का कर्ज था। सबसे बड़ी बात, उसके भीतर वो मीरा लौट रही थी जिसे विक्रम ने कभी कमजोर नहीं माना था। पठानकोट से राजस्थान की ओर जाने वाली सुबह की ट्रेन में मीरा खिड़की के पास बैठी थी, पर बाहर बदलते हुए दृश्य उसके भीतर के तूफान को शांत नहीं कर पा रहे थे। पंजाब के हरे खेत धीरे धीरे सूखे रंगों में बदल रहे थे, जैसे धरती भी उसे उसके पुराने जीवन की ओर लौटा रही हो। अनाया उसकी गोद से लगी पिता की धातु पट्टी पकड़े बैठी थी। सामने की सीट पर मेजर अर्जुन फाइलों का बैग थामे चुप था। उनके साथ सूबेदार हरभजन सिंह भी थे, जिनकी सफेद दाढ़ी में उम्र नहीं, भरोसे की गरिमा थी। मीरा ने रास्ते में बहुत कम बोला। हर स्टेशन पर उतरते चढ़ते लोग, कुल्हड़ की चाय, मूंगफली की आवाजें, सब उसे उस पहली यात्रा की याद दिला रहे थे जब वह बारिश में ही भीगी बच्ची को सीने से लगाए भागी थी। फर्क इतना था कि तब उसके पास कोई गवाह नहीं था, आज उसके पास कागज थे। तब वह अपराधी की तरह घर छोड़ रही थी, आज वह अपने अधिकार की ओर लौट रही थी। फिर भी उसका हाथ कांप रहा था। न्याय का रास्ता भी उस स्त्री को डराता है जिसे वर्षों तक यही सिखाया गया हो कि सवाल करना पाप है। सूबेदार हरभजन सिंह ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, गांव में लोग बोलेंगे, जो सच से डरते हैं वे आवाज ऊंची करते हैं, तू बस अपनी आंखें नीचे मत करना। मीरा ने उन्हें देखा। बूढ़े सैनिक की आंखों में पिता जैसा स्नेह था, पर उसमें दया नहीं थी। मैं रो पड़ी तो? उसने पूछा। हरभजन सिंह ने हल्की मुस्कान से कहा, रोना हारना नहीं होता। रणभूमि में घायल जवान भी रोता है, पर बंदूक नहीं छोड़ता। अर्जुन ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसे लगा कि यह बात मीरा के लिए ही नहीं, उसके अपने अपराध बोध के लिए भी थी। अनाया ने पहली बार पूछा, माँ, पापा का गांव कैसा है? मीरा ने उत्तर देने से पहले बहुत देर तक बाहर देखा। रेत, बबूल, दूर चढ़ती बकरियां और धूप की कठोर चमक खिड़की से अंदर आ रही थी। वहां बड़ा आंगन है, उसने कहा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें हैं और एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे तेरे पापा बचपन में खेलते थे। बच्ची की आंखें चमक उठी। मीरा ने यह नहीं कहा कि उसी आंगन में उसे अपमान मिला था। बच्चों को घर की स्मृति पहले छाया की तरह देनी चाहिए, जहर की तरह नहीं। दोपहर तक वे नागौर जिले के छोटे कस्बे में उतर गए। स्टेशन छोटा था, पर धूप बड़ी निर्मम थी। अर्जुन ने सेना की जीप का प्रबंध पहले ही कर रखा था। चालक ने सम्मान से सलाम किया और फाइलों का बैग पीछे रखा गया। जैसे जैसे जीप गांव की ओर बढ़ी, मीरा की सांस भारी होने लगी। कच्चे रास्ते पर धूल उड़ती, ऊंट गाड़ियां किनारे हटती और खेतों के बीच मंदिर की घंटी सुनाई देती। हर मोड़ उसे किसी पुराने वाक्य, किसी बंद दरवाजे, किसी तिरस्कार की आवाज तक ले जाता। वह चाहकर भी अतीत से दूरी नहीं बना पा रही थी। गांव का प्रवेश द्वार आया तो कुछ बच्चों ने जीप के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने वर्दी देखी और चिल्लाए, फौजी आया, फौजी आया। फिर किसी ने मीरा को पहचाना। हवा में फुसफुसाहट फैल गई। अरे, यह तो विक्रम की बहू है। इतने साल बाद, कहते थे भाग गई थी। साथ में अफसर कौन है? शब्द धूल की तरह जीप के पीछे उठते और मीरा के चेहरे से टकराते। उसने पल्लू सिर पर रख लिया, पर इस बार चेहरा नहीं छिपाया। अर्जुन ने शीशे से बाहर देखा। उसे लगा गांव की गलियां अदालत से पहले अफवाह का कटघरा बन चुकी हैं। शर्मा हवेली वैसे ही खड़ी थी, पर मीरा को वह पहले से छोटी लगी। शायद क्योंकि डर का आकार स्मृति में वास्तविकता से बड़ा होता है। ऊंचा दरवाजा, पीले पत्थर की दीवारें, आंगन में पुराना नीम और बरामदे में टंगी जंग लगी तलवारें। दरवाजे पर बैठे बूढ़े नौकर ने उन्हें देखकर हड़बड़ाकर भीतर खबर दी। कुछ ही क्षणों में लोग जमा होने लगे। अनाया ने माँ का हाथ कसकर पकड़ा। मीरा ने उसकी उंगलियां दबाई और सोचा कि यही हाथ कभी बुखार में तपता हुआ उसके सीने से चिपका था, आज वही हाथ उसे वापस चलने की ताकत दे रहा था। ठाकुर राघवेंद्र शर्मा बरामदे में आए। उम्र ने उनके बाल सफेद कर दिए थे, पर चेहरा अब भी अधिकार का मुखौटा पहने था। उन्होंने पहले अर्जुन की वर्दी देखी, फिर हरभजन सिंह को और अंत में मीरा को। उनके चेहरे पर आश्चर्य से अधिक असुविधा थी।
बहू, उन्होंने शब्द को ऐसे कहा जैसे किसी पुरानी असुविधाजनक वस्तु का नाम याद आया हो। मीरा ने उनके पैर नहीं छुए। यह देखकर आंगन में खड़ी स्त्रियों के बीच हल्की सरसराहट हुई। राघवेंद्र की भौं तन गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर सलाम किया, पर उसकी आंखों में औपचारिकता से अधिक कठोर उद्देश्य था। मैं मेजर अर्जुन सिंह राठौड़, उसने कहा, हवलदार विक्रम शर्मा का अधिकारी और साथी। हमें कुछ दस्तावेजों और पारिवारिक अधिकारों के विषय में बात करनी है। राघवेंद्र ने तुरंत स्वर संभाला, अफसर साहब, यह हमारा घर का मामला है। बहू भावुक है, दुनिया की बातों में आ गई होगी। अंदर आइए, बैठकर बात करेंगे। उन्होंने मीरा की ओर देखा, जैसे उसे याद दिला रहे हों कि निर्णय अब भी उन्हीं के हाथ में है। पर अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शहीद के परिवार का अधिकार केवल घर का मामला नहीं होता ठाकुर साहब। यह सेना और कानून दोनों का विषय है। जिसके चेहरे पर वर्षों की साल रही होगी। कमला देवी भी भीतर से आईं, पर अनाया को देखते ही उनकी आंखें एक पल के लिए कांपीं। बच्ची बिल्कुल विक्रम की आंखें लिए खड़ी थी। कमला ने होंठ खोले, पर कोई नाम निकला। मीरा ने उस कांप को देखा, पर उसके भीतर जमा हुआ दुख इतनी जल्दी पिघलने को तैयार नहीं था। पीछे से मुकेश आया, सोने की मोटी चेन, चमकदार कुर्ता और चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास। अब क्या चाहिए भाभी, उसने हंसकर कहा। जो ले जाना था तब ले गई थी। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में आग उतर आई। मीरा ने धीरे से कहा, मैं कुछ लेने नहीं आई। जो विक्रम ने छोड़ा था वह अनाया का अधिकार है। वह मांगने नहीं, पहचानने आई है। मुकेश हंसा, पहचान? इतने साल कहाँ थी पहचान? गांव में सब जानते हैं तुम अपनी मर्जी से गई थी। भीड़ में कुछ सिर हिले। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया, पर उसने आंखें नहीं झुकाईं। अर्जुन ने बैग से पहला कागज निकाला। यह सेना का रिकॉर्ड है, उसने कहा, जिसमें मीरा शर्मा विधिवत पत्नी और प्राथमिक लाभार्थी दर्ज हैं। और यह बैंक का विवरण है जिसमें उनके नाम पर राशि निकली, जबकि वे उस खाते तक कभी पहुंची ही नहीं। राघवेंद्र का चेहरा तना, पर वे अभी भी संयम का अभिनय कर रहे थे। कागजों की बातें हम समझते हैं, उन्होंने कहा। बहू दुख में थी, हमने सब उसके लिए संभाला। उसने ही घर छोड़ा, हम क्या करते? सूबेदार हरभजन सिंह ने पहली बार कठोर स्वर में पूछा, अगर आपने उसके लिए संभाला तो वह 7 साल स्टेशन पर चाय क्यों बेचती रही? उसकी बच्ची फीस के लिए स्कूल में क्यों खड़ी की गई? आंगन में मौन छा गया। गांव वालों ने पहली बार यह बात साफ सुनी। मीरा को लगा जैसे उसके वर्षों के अपमान की राख में किसी ने हवा दे दी है। एक वृद्ध किसान जो कभी विक्रम के पिता के साथ पंचायत में बैठता था, आगे आया। ठाकुर साहब, आपने तो कहा था बहू शहर में किसी के साथ चली गई, उसने कहा। दूसरे ने जोड़ा, और यह भी कि बच्ची को साथ ले जाकर संपर्क तोड़ दिया। मीरा के कानों में ये वाक्य कांटों की तरह चुभे। उसे पता था कि उसके खिलाफ झूठ बोले गए होंगे, पर उन्हें इस तरह सुनना अलग यातना था। अनाया ने मासूम आवाज में पूछा, माँ, क्या मैं किसी के साथ भागी थी? मीरा का हृदय टूट गया। उसने बच्ची को बाहों में खींच लिया। अर्जुन ने भीड़ की ओर मुड़कर कहा, जिस स्त्री को रात में बच्ची सहित निकाला गया हो, उसे भागी हुई कहना पाप है। हवलदार विक्रम शर्मा ने सीमा पर अपनी जान दी। क्या ही का उसकी पत्नी और बेटी का सत्य जाने बिना निर्णय करता रहा। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, पर उसमें सैन्य अनुशासन की ऐसी धार थी कि लोग चुप हो गए। राघवेंद्र ने गरजकर कर कहा, अफसर साहब, आप सीमा की बात करें, घर की मर्यादा हम जानते हैं। अर्जुन ने शांत पर कठोर उत्तर दिया, मर्यादा वह नहीं होती जो विधवा का अधिकार खा जाए, वह तो केवल लालच का घूंघट है। मुकेश अब बेचैन हो चुका था। यह सब हमें बदनाम करने की चाल है, उसने कहा। भाभी ने अंगूठा लगाया था, पैसा घर में ही लगा। आखिर विक्रम हमारा भी तो भाई था। मीरा ने पहली बार सीधा उसकी ओर देखा। भाई था, इसलिए उसका नाम दुकान पर लिखा, खेत पर लिखा, तेरे बेटे के जन्मदिन पर लिखा, मेरी बेटी के दूध पर नहीं लिखा। मुकेश का चेहरा लाल हो गया। यह मीरा की वही आवाज नहीं थी जिसे वह कभी रसोई के कोने में दबा देता था। भीड़ में कुछ स्त्रियां चुपचाप उसे देख रही थी, जैसे किसी ने उनके भीतर छिपे प्रश्न भी बोल दिए हों। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। अनाया धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, दादी, पापा ने कहा था मैं किताब पढ़ूंगी, आप मुझे नहीं जानती। यह प्रश्न किसी कागज से अधिक कठोर था। कमला ने बच्ची के चेहरे को देखा और जैसे वर्षों की जमा कठोरता में दरार पड़ी। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर अनाया पीछे हट गई और मां की ओर देखी। कमला की आंखों में पहली बार वास्तविक आंसू आए। राघवेंद्र ने उन्हें घूरा, पर वे चुप नहीं रहीं। बच्ची विक्रम जैसी है, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। यह छोटा वाक्य हवेली के भीतर छिपे अपराध को पहली बार नाम दे रहा था। अर्जुन ने स्पष्ट किया कि वे उसी दिन तहसील और सैनिक कल्याण अधिकारी को सूचना देंगे। नकली हस्ताक्षरों की जांच होगी, बैंक निकासी का विवरण खुलेगा
और यदि समझौते के नाम पर दबाव डाला गया तो मामला आपराधिक शिकायत तक जाएगा। राघवेंद्र ने पहली बार नियंत्रण खोया। हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दोगे? उन्होंने गरजकर कहा। मीरा ने उत्तर दिया, इज्जत तब मिट्टी में मिली होगी। मिट्टी मिली थी बाबूजी, जब आपने बारिश की रात दरवाजा बंद किया था। आंगन में खड़ी भीड़ ने सांस रोक ली। किसी ने इस घर की बहू को इतने सीधे बोलते कभी नहीं सुना था। इसी बीच पंचायत के सरपंच को बुला लिया गया। वह मोटे चश्मे वाला व्यक्ति था जो पहले राघवेंद्र के आगे झुककर चलता था। उसने परिस्थिति देखकर अपना स्वर संतुलित रखा। बात बैठकर सुलझनी चाहिए, उसने कहा। अर्जुन ने कागज उसके सामने रखे। बैठकर तभी, जब सच को पहले स्वीकार किया जाए। यहां अफवाह फैलाई गई कि मीरा चरित्रहीन थी। इसका कोई प्रमाण है? सरपंच चुप हो गया। गांव में स्त्री पर आरोप लगाने के लिए प्रमाण की परंपरा कभी मांगी ही नहीं गई थी। पहली बार वही समाज अपने शब्दों के लिए जवाबदेह किया जा रहा था। मीरा ने सरपंच से पूछा, जब मैं गई थी आपने पूछा कि क्यों गई? जब मेरे नाम पर झूठ बोला गया आपने कभी मुझे बुलाया? सरपंच ने नजरें चुरा ली। भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग औरत बोली, मैंने उस रात बहू को भीगते देखा था। बच्ची रो रही थी, पर मैं डर गई थी। ठाकुर से कौन बोलता? यह गवाही छोटी थी, पर मीरा के लिए दीपक जैसी थी। फिर एक चरवाहे ने कहा कि उसने बस अड्डे पर उसे देखा था। धीरे धीरे मौन के पीछे छिपे लोग बाहर आने लगे। सच कभी अकेला नहीं होता, बस पहला गवाह देर से आता है। राघवेंद्र की प्रतिष्ठा की दीवार दरक रही थी। उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। उनका चेहरा केवल क्रोध से नहीं, भय से भी भरा था। इतने वर्षों तक उन्हें लगा था कि घर का बंद दरवाजा न्याय को बाहर रख सकता है, पर आज वही दरवाजा खुला था और भीतर से कागज, बच्ची और गांव की आंखें खड़ी थी। मुकेश ने बुदबुदाकर कहा कि पैसा लौटाना आसान नहीं। अर्जुन ने सुन लिया। देश ने वह पैसा शहीद की पत्नी और बेटी के लिए दिया था। उसने कहा, किसी देवर के व्यापार और दावत के लिए नहीं। यह वाक्य भीड़ में तीर की तरह गया। कमला देवी अचानक भीतर गईं और कुछ देर बाद एक पुराना लोहे का संदूक घसीटती हुई लौटी। राघवेंद्र ने उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने पहली बार उनका हाथ झटक दिया। बहुत हो गया, वे बोली। उनकी आवाज टूट रही थी। इसमें कुछ कागज हैं। मैं सब नहीं जानती थी, पर इतना जानती थी कि बहू से अन्याय हुआ। मैंने चुप रहकर पाप किया। उन्होंने संदूक खोला। उसमें बैंक पासबुक की प्रतियां, विक्रम के कुछ पत्र और वह मूल दस्तावेज थे जिन पर मीरा के हस्ताक्षर की जगह किसी और की लिखावट थी। मीरा ने उन्हें देखा तो उसके भीतर गुस्से से अधिक थकान उठी। अनाया ने एक पुराना पत्र उठाया जिस पर विक्रम की लिखावट थी। मीरा ने कांपते हाथ से उसे लिया। उसमें विक्रम ने पिता से लिखा था कि मीरा को पढ़ाई जारी रखने दें और यदि उसे कुछ हो जाए तो उसकी पत्नी और बच्चे को स्मान से रखें। यह पत्र शायद कभी उसे दिखाया ही नहीं गया था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। विक्रम ने मृत्यु से पहले भी उसके लिए रास्ता छोड़ा था, पर घरवालों ने वह रास्ता बंद कर दिया। पर घरवालों की प्रति सुरक्षित रखी। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध नहीं, गहरा शोक था। मृत आदमी भी जीवितों की लालच से हार गया था। सूरज ढलने लगा तो निर्णय हुआ कि अगले दिन तहसील में औपचारिक बयान दर्ज होंगे। तब तक कागज अर्जुन और हरभजन सिंह के पास रहेंगे। राघवेंद्र ने विरोध किया, पर सरपंच ने भी अब खुले विरोध की हिम्मत नहीं की। गांव वाले धीरे धीरे बिखरने लगे, पर उनकी निगाहें बदल चुकी थी। कुछ में सहानुभूति थी, कुछ में शर्म, कुछ में केवल तमाशे का लोभ, कुछ में केवल तमाशा नहीं दिया। वह निप के पेड़ विशेष ध्यान नहीं दिया। वह नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी जहां विक्रम बचपन में खेलता था। उसने पेड़ की छाल छुई और मन ही मन कहा कि वह लौट आई है, पर अब पहले वाली मीरा नहीं। रात के लिए अर्जुन ने पंचायत अतिथि गृह में रुकने का प्रबंध किया। मीरा हवेली में नहीं ठहरना चाहती थी और अर्जुन ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। जाते समय कमला देवी ने धीमे से कहा, बहू एक बार भीतर आ जा। मीरा रुकी पर मुड़ी नहीं। मैं तब भीतर आऊंगी जब मेरी बेटी को इस घर में अतिथि नहीं, विक्रम की संतान माना जाएगा, उसने कहा। कमला का सिर झुक गया। राघवेंद्र बरामदे की छाया में खड़े रहे। पहली बार उनकी ऊंचाई कम लग रही थी। शायद कर्म का पहला स्पर्श आदमी की कमर नहीं, अहंकार झुकाता है। अतिथि गृह की छोटी कोठरी में अनाया थककर सो गई। मीरा खिड़की से बाहर गांव की अंधेरी गलियों को देखती रही। वही गलियां जिनसे वह कभी अपमान में निकली थी, आज गवाही की फुसफुसाहटों से भरी थी। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा फाइलें संभाल रहा था। उसने भीतर नहीं झांका, क्योंकि सम्मान दूरी भी जानता है। मीरा ने धीरे से विक्रम का पत्र खोला और पहली पंक्ति पर उंगली रखी। मेरी मीरा मजबूत है, लिखा था। वह रोई। इस बार रोना पराजय का नहीं था, पर इस बार रोना पराजय का नहीं था जिसने पहली बार अपनी ही आवाज को वापस सुना था। अगली सुबह तहसील के बाहर खड़ा पीपल का पेड़ धूप में स्थिर था।
पर उसके नीचे जमा लोगों की बेचैनी पत्तों से भी अधिक कांप रही थी। शर्मा परिवार की हवेली का मामला रात भर गांव में फैल चुका था। कोई कहता बहू ने सेना बुला ली, कोई कहता ठाकुर साहब से भूल हुई, कोई अब भी फुसफुसाता कि ऐसी बातें घर के भीतर दबनी चाहिए थी। मीरा ने इन सब आवाजों को सुना, पर आज वे उसके कानों तक आकर लौट जाती थी। अनाया उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और अर्जुन फाइलों के साथ चुपचाप सामने देख रहा था। तहसीलदार ने जब दस्तावेज मेज पर फैलाए, कमरे की हवा भारी हो गई। बैंक खाते की प्रविष्टियां, पेंशन की रसीदें, बीमा की रकम, भूमि खरीद के कागज, सब एक दूसरे से जुड़कर वह कथा कह रहे थे जिसे वर्षों तक घर की मर्यादा कहकर छिपाया गया था। मीरा के नाम पर बने हस्ताक्षर कई जगह अलग अलग ढंग से लिखे थे। एक जगह उसका नाम मीरा लिखा था, जबकि वह हमेशा मीरा लिखती थी। अर्जुन ने शांत स्वर में यह अंतर दिखाया। छोटे से अक्षर ने बड़े झूठ की गर्दन पकड़ ली। मुकेश का चेहरा पसीने से भर गया, जबकि कमरे में पंखा चल रहा था। उसने कहा कि बहू ने खुद अनुमति दी थी, पर जब उसे तारीखें पूछी गईं, तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई। राघवेंद्र बार बार सम्मान की बात करते रहे, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, पर तहसीलदार ने पहली बार कठोर होकर कहा कि सरकारी सहायता निजी संपत्ति नहीं होती। सूबेदार हरभजन सिंह ने विक्रम का सेवा रिकॉर्ड सामने रखा। उन्होंने बताया कि शहीद के परिवार की सुरक्षा सेना की नैतिक जिम्मेदारी है। मीरा कुछ नहीं बोली। उसे लगा जैसे उसके वर्षों के मौन को आज कागज बोल रहे हैं, और कागजों की आवाज मनुष्यों से अधिक निडर है। जब मीरा से बयान मांगा गया, वह कुछ क्षण कुर्सी पर सीधी बैठी रही। उसे लगा कि सारी आंखें उसके चेहरे पर हैं, पर उसने केवल अनाया की उंगलियों की गर्मी महसूस की। मैंने किसी को अपना अधिकार छोड़ने की अनुमति नहीं दी, उसने धीमे पर स्पष्ट स्वर में कहा। मुझे दुख में कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, बहुत कुछ समझाए बिना। बाद में जब मैंने पेंशन और बच्ची के भविष्य की बात की, मुझे अपमानित कर घर से निकाल दिया गया। कमरे में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। सच अक्सर चीख कर नहीं, साफ बोलकर सबसे अधिक चोट करता है। कमला देवी को भी बुलाया गया। वे भीतर आई तो उनकी चाल पहले जैसी कठोर नहीं थी। आंखें सूजी हुई थी, जैसे रात भर सोई न हो। उन्होंने पहले राघवेंद्र की ओर देखा, फिर मीरा की ओर। मैंने सब अपनी आंखों से नहीं देखा। उन्होंने कहा, पर इतना जानती हूं कि बहू से अन्याय हुआ। बच्चे के दूध के लिए भी उसे तरसाया गया। उस रात वह खुद नहीं गई थी, उसे जाने दिया गया। मैंने रोका नहीं। ये मेरा पाप है। ये कहते कहते उनकी आवाज टूट गई। राघवेंद्र ने दांत भींच लिए, पर अब पत्नी की चुप्पी भी उनका साथ छोड़ चुकी थी। तहसीलदार ने प्रारंभिक जांच का आदेश दिया और संबंधित बैंक शाखा से पूर्ण विवरण मांगा। सेना कल्याण कार्यालय को सूचना भेजी गई कि भुगतान की दिशा बदलने और लाभार्थी की सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा की जाए। अर्जुन ने किसी विजय का भाव नहीं दिखाया। वह जानता था कि कानून चल पड़ा है, पर न्याय अभी दूर है। मीरा ने बाहर निकलते ही गहरी सांस ली। धूप तीखी थी, फिर भी उसे लगा कि हवा हल्की हुई है। वर्षों बाद उसने किसी सरकारी दफ्तर से अपमानित होकर नहीं, सुनी गई स्त्री की तरह बाहर कदम रखा। गांव लौटते समय रास्ते में कुछ लोग उनके पास आए। एक बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा कि वह विक्रम को बचपन से जानता था, पर सत्य जानने की कोशिश नहीं की। एक औरत ने मीरा की हथेली दबाकर कहा कि वह उस रात रोई थी, पर घरवालों के डर से दरवाजा नहीं खोला। मीरा ने किसी को दोष देकर तुरंत हल्का होना नहीं चाहा। दर्द के भी अपने संस्कार होते हैं। उसने बस इतना कहा, अब किसी और बहू के लिए दरवाजा बंद मत कीजिए। यह सुनकर औरत ने सिर झुका लिया। कर्म का आरंभ अक्सर अदालत में नहीं, लज्जित आंखों में होता है। उधर हवेली में अलग आग लगी हुई थी। मुकेश ने पिता से कहा कि अफसर को पैसे देकर शांत किया जा सकता है, पर राघवेंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ में क्रोध से अधिक भय था। पहली बार उन्हें समझ आया कि मामला पंचायत से बाहर जा चुका है। जो धन उन्होंने घर की इज्जत के नाम पर रोका था, वही अब अपमान बनकर दरवाजे पर खड़ा था। कमला देवी ने पूजा की थाली उठाई, पर हाथ कांपते रहे। तुलसी के आगे दिया जलाकर भी उन्हें शांति नहीं मिली। मन में अनाया का प्रश्न गूंज रहा था कि दादी उसे पहचानती हैं या नहीं। तीसरे दिन बैंक से विवरण आया। उसमें स्पष्ट था कि पेंशन की राशि वर्षों तक एक संयुक्त खाते में गई, जहां से नियमित निकासी मुकेश और राघवेंद्र से जुड़े हस्ताक्षरों पर हुई। कुछ रकम से बाजार में किराने की बड़ी दुकान खरीदी गई थी, कुछ खेत की सीमा बढ़ाने में लगी, और एक बड़ी निकासी मुकेश की सी के समय हुई थी। अर्जुन ने कागज पढ़े तो उसकी आंखें कठोर हो गईं। मीरा ने रकम की संख्या देखी और चुप रही। उसकी स्मृति में उसी समय अनाया का बुखार, स्कूल की फीस और भूखी रातें खुल गईं। अंक अब आंसू बन गए थे। गांव की चौपाल में जब यह बात पहुंची, लोगों के स्वर बदलने लगे। जो कल चौपाल में कहते कि घर की बात घर में रहे,
वे अब पूछ रहे थे कि शहीद की विधवा का पैसा कैसे खर्च हुआ। फिर भी कुछ लोग राघवेंद्र का पक्ष लेते रहे, क्योंकि समाज में सत्ता केवल सच से नहीं टूटती, आदतों से भी चिपकी रहती है। सरपंच ने सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह चलेगी, पर गांव के सामने लगाए झूठ का उत्तर गांव के सामने ही होना चाहिए। मीरा ने मन में भय महसूस किया, फिर भी सहमति दी। अपमान सार्वजनिक था तो सत्य भी सार्वजनिक होना था। चौपाल के दिन नीम के नीचे लोग इतने जमा हुए कि स्थान कम पड़ गया। पुरुष आगे बैठे, स्त्रियां दीवारों और छज्जों के पास खड़ी रहीं। मीरा ने हल्की नीली साड़ी पहनी थी। कुछ स्त्रियों ने फुसफुसाकर दी है, कुछ स्त्रियों ने फुसफुसाकर कि विधवा रंग पहनकर आई है, पर उसने पल्लू सिर पर रखा और सीधी बैठ गई। अनाया उसके पास थी, पिता की पट्टी गले में छोटे धागे से बंधी हुई। अर्जुन और हरभजन सिंह थोड़ा पीछे खड़े रहे। ये मीरा की आवाज का दिन था, इसलिए वे छाया बनकर उसकी रक्षा करना चाहते थे, मंच नहीं। सरपंच ने औपचारिक शब्दों से सभा शुरू की, पर मीरा ने उनसे अधिक लंबा भाषण नहीं चाहा। उसने खड़े होकर कहा, इस गांव में दुल्हन लेकर आई थी, मैं इस गांव में दुल्हन बनकर आई थी। इसी गांव ने मेरे बारे में झूठ सुना और फूल दिए, फिर इसी गांव ने मेरे झूठ सुना और चुप रहा। आज मैं किसी से भीख नहीं मांगती, बस ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को यह न सुनना पड़े कि उसकी माँ भागी हुई थी। उसके शब्दों में नाटकीयता नहीं थी, वह सत्य की थकी हुई गरिमा थी, जो लंबे समय बाद धूप में आई थी। अर्जुन ने फिर दस्तावेजों का सार गांव के सामने रखा। उसने विक्रम की बहादुरी का वर्णन भी किया, पर लंबे भाषण की तरह नहीं। जिस आदमी ने मौत के सामने अपने साथी को बचाया, उसने कहा, उसकी पत्नी को यदि हम जीवित रहते हुए नहीं बचा सके तो यह केवल परिवार का नहीं, समाज का दोष है। यह सुनकर कई पुरुषों ने आंखें झुका ली। सेना की वर्दी का सम्मान वे करते थे, पर पहली बार उन्हें समझ आया कि वर्दी उतारने के बाद भी सैनिक का घर राष्ट्र की जिम्मेदारी रहता है। शहादत की जयकार आसान थी, विधवा का अधिकार कठिन। बलदेव चाचा भी पठानकोट से आए थे। उनकी झुकी कमर और धूल भरे जूते देखकर गांव वाले उन्हें साला सार जमी होले, उन्हें साधारण रिक्शे वाला समझ बैठे। अर्जुन ने उन्हें आगे बुलाया। चाचा ने बिना घबराए बताया कि कैसे मीरा बच्ची को लेकर स्टेशन पर आई, कैसे कई रातें तिरपाल के नीचे कटी, कैसे उसने मंगलसूत्र बेचकर दवा खरीदी, और कैसे उसने किसी के आगे हाथ फैलाने से अधिक काम करना चुना। मैंने उसे कभी किसी गलत रास्ते पर जाते नहीं देखा। उन्होंने कहा, मैंने उसे रोज भोर में चाय चढ़ाते और रात में बेटी को पढ़ाते देखा। ये गवाही गरीब की थी, पर उसमें धनवानों से अधिक सच्चाई थी। मुकेश ने बीच में बोलना चाहा, पर भीड़ से आवाज आई, पहले हिसाब दे। यह वही भीड़ थी जिसने कल तक मीरा पर प्रश्न किए थे। समाज तुरंत पवित्र नहीं होता, पर जब झूठ कमजोर पड़ता है तो लोग साहस उधार लेने लगते हैं। मुकेश ने कहा कि उसने परिवार के लिए ही धन लगाया। मीरा ने शांत स्वर में पूछा, मेरे परिवार में मैं और मेरी बेटी नहीं थे क्या? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। कमला देवी पीछे बैठी रो रही थी। राघवेंद्र की गर्दन झुकी थी, पर झुकना अभी पश्चाताप नहीं, पराजय लग रहा था। सभा के बाद जब लोग लौटे, हवेली में अजीब सन्नाटा था। उसी शाम खबर आई कि मुकेश की बाजार वाली दुकान पर भारी कर्ज है। जिस व्यापार में विक्रम की पेंशन का धन लगा था, वह महीनों से घाटे में चल रहा था। दुकानदारों ने उधार रोक दिया था और एक साहूकार ने जमीन गिरवी रखने की धमकी दी। राघवेंद्र ने इसे संयोग कहा, पर कमला देवी ने धीरे से कहा, जिस धन में विधवा के आंसू हों, वह घर में सुख नहीं टिकाता। राघवेंद्र ने उन्हें डांटना चाहा, पर शब्द गले में फंस गए। शायद कर्म पहली बार उनके ही घर की भाषा बोल रहा था। रात में मुकेश का बेटा तेज बुखार से कांप उठा। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स कस्बे में था, गाड़ी का चालक कहीं गया हुआ था। कमला देवी अनाया का चेहरा याद कर रो पड़ी। उस रात भी बच्ची को बुखार था। उन्होंने बुदबुदाया। राघवेंद्र ने उन्हें चुप रहने को कहा, पर स्वयं भी घबराए हुए थे। अंत में किसी ने पंचायत अतिथि गृह में अर्जुन को खबर दी। अर्जुन ने बिना देर किए अपनी जीप भेजी। मीरा ने यह सुना तो एक पल चुप रही, फिर अपने थैले से बच्चों की बुखार की दवा निकाली। बच्चे का कोई पाप नहीं, उसने कहा। जब दवा और गाड़ी हवेली पहुंची, मुकेश की पत्नी रोते हुए मीरा के पैरों पर गिर पड़ी। मीरा पीछे हट गई। वह देवी नहीं थी जिसके पैरों में लोग अपराध धोलें। उसने केवल दवा दी और कहा, डॉक्टर को दिखाइए। कमला देवी ने उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे उन्हें बारिश की वह रात दोबारा दिखाई दे रही हो। तब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। आज उसी बहू ने दवा भेजी थी। यह क्षमा नहीं थी, पर मनुष्यता थी, और कई बार मनुष्यता ही सबसे कठोर दर्पण बन जाती है, जिसमें पापी अपनी शक्ल देखने से डरता है। अगले दिन राघवेंद्र पहली बार स्वयं मीरा के पास आए। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल थरथराता हुआ मौन। बहू, उन्होंने कहा, पर शब्द गले में अटक गया।
मीरा ने उन्हें बैठने को नहीं कहा, न अपमानित किया। वह खड़ी रही। उन्होंने धीमे से पूछा कि क्या कानूनी मामला वापस लिया जा सकता है यदि वे धन लौटाने की व्यवस्था करें। मीरा ने शांत उत्तर दिया, मामला मेरा बदला नहीं है, यह अनाया का अधिकार है और विक्रम की इज्जत। जो कानून कहेगा वही होगा। मैं झूठे समझौते पर फिर अंगूठा नहीं लगाऊंगी। राघवेंद्र ने पहली बार समझा कि डरकर निकली बहू अब लौट नहीं सकती। अर्जुन ने सेना कल्याण कार्यालय से बात कर फैमिली पेंशन सीधे मीरा के स्वतंत्र खाते में बहाल कराने की प्रक्रिया शुरू करवाई। पुराने भुगतान की जांच लंबी होनी थी, पर तत्काल राहत का आदेश निकला। अनाया की शिक्षा के लिए शहीद परिवार छात्रवृत्ति की फाइल भी खुली। जब मीरा ने बैंक में अपने नाम से नया खाता हस्ताक्षर कर खोला, उसका हाथ थोड़ा कांपा। बैंक अधिकारी ने उसे कलम दी। उसने साफ अक्षरों में लिखा, मीरा विक्रम शर्मा। लिखते ही उसकी आंखें भर आईं। इतने वर्षों बाद उसका नाम किसी दूसरे की मुट्ठी से निकलकर उसकी अपनी उंगलियों में लौट आया था। गांव में कई लोग इसे सेना का दबाव कह रहे थे, पर कुछ स्त्रियों के लिए यह दृश्य चुपचाप क्रांति था। 2 बहुएं मीरा से अलग से मिलने आईं। एक ने बताया कि उसके मायके से आए गहने ससुराल वालों ने रख लिए हैं। दूसरी ने कहा कि विधवा ननद को खेत का हिस्सा नहीं दिया गया। मीरा ने उन्हें कोई बड़ा वादा नहीं किया। उसने बस कहा, डर हमेशा रहेगा, पर डर को भगवान मत समझो। उसे खुद आश्चर्य हुआ कि ये शब्द उसी के मुंह से निकले हैं। शायद पीड़ा जब गरिमा पा लेती है तो दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है। उधर कमला देवी अनाया से मिलने लगी। शुरुआत में बच्ची सतर्क रहती, माँ का चेहरा देखती, फिर धीरे धीरे दादी की कहानियां सुनने लगी। कमला उसे विक्रम के बचपन की बातें बताती, कैसे वह पेड़ पर चढ़ता था, कैसे मिट्टी की बंदूक बनाता था, कैसे किसी रोते बच्चे को अपना लड्डू दे देता था। हर कहानी के बाद कमला की आंखें भर आती। एक दिन अनाया ने पूछा, दादी आपने माँ को क्यों नहीं रोका? कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं डरपोक थी, ताशिक पढ़ने। बच्ची ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, फिर अब मत डरना। यह वाक्य कमला के लिए प्रायश्चित का मंत्र बन गया। राघवेंद्र का अहंकार धीरे धीरे चुप्पियों में टूट रहा था। वे बाहर कम दिखने लगे, मंदिर जाते, पर घंटी बजाने के बाद हाथ कांपते रहते। एक शाम उन्होंने विक्रम की पुरानी अलमारी खुलवाई। उसमें वर्दी की एक टोपी, कुछ पत्र और स्कूल की पुरानी ट्रॉफी रखी थी। टोपी को छूते ही वे फूट पड़े। वर्षों तक उन्होंने बेटे की शहादत को अपने सम्मान का झंडा बनाया, पर उसके नाम पर अन्याय करते रहे। नानू ना आसान था। उन्हें पहली बार समझ आया कि पुत्र के मृत शरीर पर रोना आसान था, उसकी पत्नी और बेटी के लिए न्याय करना कठिन। कर्म ने उन्हें दंड अदालत से पहले भीतर दिया। अंततः प्राथमिक समझौते के रूप में उन्होंने मीरा के नाम वो हिस्सा लिखने की स्वीकृति दी जो कानूनन विक्रम की संपत्ति में आता था। साथ ही जांच पूरी होने तक कुछ रकम अदालत के निर्देश में जमा करने पर सहमति बनी। मुकेश ने विरोध किया, पर उसकी दुकान के साहूकार और बैंक की जांच ने उसे कमजोर कर दिया था। मीरा ने कोई विजयोल्लास नहीं किया। उसने केवल कागज पढ़े, प्रश्न पूछे और हस्ताक्षर किए। अर्जुन ने देखा कि वह हर हस्ताक्षर से अपने जीवन का एक अंधेरा पन्ना वापस लिख रही थी। न्याय कभी कभी नगाड़े से नहीं, कलम की नोक से आता है। उस रात अतिथि गृह के आंगन में हल्की हवा चल रही थी। अनाया सो चुकी थी और मीरा दीपक के पास बैठी विक्रम का पत्र पढ़ रही थी। अर्जुन कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें अब चैन है? मीरा ने बहुत देर बाद उत्तर दिया, चैन नहीं साहब, बस लगता है कि गर्दन से किसी ने पत्थर उतरा है। घाव वही भी है। अर्जुन ने सिर हिलाया। घाव को समय लगेगा, उसने कहा। मीरा ने पत्र मोड़ते हुए कहा, समय से अधिक सच चाहिए, झूठ घाव में कीड़ा बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने विक्रम को फिर याद किया और मन में कहा कि उसकी मीरा सचमुच मजबूत थी। सुबह गांव छोड़ने से पहले मीरा नीम के पेड़ के पास गई। उसने अनाया को बताया कि यही वह पेड़ है जिसके नीचे उसके पिता ने बचपन में मिट्टी का किला बनाया था। बच्ची ने पेड़ से लगकर आंखें बंद कर लीं। कमला देवी दूर खड़ी रो रही थी। राघवेंद्र कुछ कदम पीछे आए, पर अभी उनके पास क्षमा मांगने का साहस पूरा नहीं था। मीरा ने उन्हें देखा पर कुछ कहा नहीं। हर पश्चाताप को शब्द बनने में समय लगता है। जीप चली तो गांव की धूल फिर उठी, पर इस बार मीरा को लगा कि धूल उसके पीछे नहीं, उसके पैरों से हट रही है। पठानकोट लौटते समय ट्रेन में अनाया खिड़की से बाहर देखती रही। उसने अचानक कहा, माँ पापा का नाम अब कोई गलत नहीं बोलेगा ना? मीरा ने उसे सीने से लगा लिया। जब तक हम सच याद रखेंगे कोई नाम पूरी तरह नहीं बिगाड़ सकता, उसने कहा। अर्जुन ने सुनकर आंखें बंद कर ली, पर पूरी तरह बंद कर ली। उसके भीतर का अपराध बोध पूरी तरह नहीं मिटा था, पर उसे दिशा मिल गई थी। उसने निश्चय किया कि विक्रम की पत्नी और बेटी का अधिकार केवल फाइल में नहीं, जीवन में पूरा होगा। कर्म का चक्र घूम चुका था।
अब उसे न्याय की राह पर टिकाए रखना था। पठानकोट लौटने के बाद स्टेशन वैसा ही था, पर मीरा की आंखें बदल चुकी थी। वही भट्टी, वही धुआं, वही कुल्हड़ और वही दौड़ती भीड़ अब उसे उतना छोटा नहीं करती थी। पहले वह हर ग्राहक की आवाज में निर्णय सुनती थी, अब उसे अपनी चुप्पी में भी अधिकार की ध्वनि महसूस होती थी। अनाया स्कूल गई तो उसके बैग में किताबों के साथ पिता की धातु पट्टी भी थी। मीरा ने भट्टी पर चाय चढ़ाई और पहली बार महसूस किया कि वह केवल जीविका नहीं, अपने जीवन को फिर से उबाल रही है। मेजर अर्जुन ने अगले कुछ सप्ताह लगातार दौड़ धूप में बिताए। कभी सैनिक कल्याण कार्यालय, कभी बैंक, कभी तहसील से आए दस्तावेज, कभी वकील से सलाह। वह हर कागज मीरा को पढ़कर सुनाता, फिर संकोच से सिर हिला देती थी। पहले मीरा संकोच से सिर हिला देती थी, पर अब वह प्रश्न पूछती, यह रकम कब से रुकी थी? इस खाते पर किसका अधिकार है? अनाया की छात्रवृत्ति सीधे मेरे खाते में आएगी ना? अर्जुन हर उत्तर धैर्य से देता। उसे लगता था यही वास्तविक सहायता है, किसी की जगह निर्णय लेना नहीं, उसे निर्णय योग्य बनाना। एक दिन बैंक में जब पहली फैमिली पेंशन की बहाल राशि जमा हुई, मीरा ने पासबुक को दोनों हाथों से पकड़ा। संख्याएं बहुत बड़ी नहीं थी, पर उसके लिए वे दान नहीं, लौटाई गई सांसें थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब स्कूल की फीस समय पर जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और केवल फीस नहीं, किताबें भी। मीरा ने तुरंत कहा, किताबें मैं खरीदूंगी, आप रास्ता दिखाइए, खर्च मेरा रहेगा जहां तक मैं कर सकूं। उसके स्वर में जिद थी, पर उसमें कृतज्ञता भी छिपी थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर उसका सम्मान किया। अनाया को जब अच्छे स्कूल में प्रवेश की संभावना बताई गई, वो पहले डर गई। उसने पूछा, वहां बच्चे अंग्रेजी बोलते होंगे, मेरी चप्पल पुरानी है। मीरा ने उसे गोद में खींच लिया। चप्पल से दिमाग छोटा नहीं होता, उसने कहा, और भाषा सीखी जाती है, जन्म से कोई लेकर नहीं आता। अर्जुन ने पास खड़े होकर प्रवेश फॉर्म में पिता का नाम लिखा, हवलदार विक्रम शर्मा। अनाया ने उस पंक्ति को उंगली से छुआ। उसे लगा जैसे कागज पर नाम नहीं, पिता का हाथ उसके सिर पर रखा गया हो। स्टेशन के कुछ लोग अब मीरा को अलग दृष्टि से देखते थे। किसी की आवाज में सम्मान था, किसी की जिज्ञासा में तमाशा। कुछ ग्राहक कहते, अरे यह भी शहीद की पत्नी है। मीरा ऐसे वाक्यों पर हल्की मुस्कान देती, पर भीतर सतर्क रहती। उसे दया से डर था, पर प्रसिद्धि से भी। उसने बलदेव चाचा से कहा, लोग अब भी मुझे मेरे दुख से पहचानते हैं। चाचा ने चाय का घूंट लेकर उत्तर दिया, दुख से शुरू होने वाली पहचान अगर आत्मसम्मान तक पहुंचे तो उसे शर्म मत समझ। मीरा देर तक इस बात को सोचती रही। कानूनी जांच चल रही थी, पर मीरा ने अपने मन में बदले की आग को घर नहीं बनाने दिया। कभी कभी रात को उसे बारिश की वह रात याद आती और राघवेंद्र के लिए कठोर शब्द मन में उठते। फिर अनाया की सोती हुई आंखें देखकर वह शांत हो जाती। वह चाहती थी कि बेटी न्याय को जाने, पर घृणा को अपना धर्म न बनाए। उसने अर्जुन से कहा, मैं चाहती तो जेल तक लड़ूं, पर क्या मेरी बेटी का बचपन अदालतों में बीते? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, निर्णय तुम्हारा है। न्याय का अर्थ हमेशा प्रतिशोध नहीं, अधिकार की पुनर्स्थापना भी होता है। सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित बैठक में यह तय हुआ कि पुराने भुगतान की वापसी कानूनी मार्ग से चरणों में होगी। विक्रम की संपत्ति का हिस्सा मीरा और अनाया के नाम सुरक्षित किया जाएगा। नकली हस्ताक्षरों की अलग जांच जारी रहेगी, पर मीरा पर दबाव नहीं डाला जाएगा। राघवेंद्र ने लिखित स्वीकृति दी, क्योंकि अब उनके पास बचने का रास्ता कम था। मीरा ने कागज पढ़े और कहा, मैं दया स्वीकार नहीं करती, पर जो अधिकार है उसे छोड़ूंगी भी नहीं। कमरे में बैठे अधिकारियों ने उसे देखा। गरीब चायवाली की आवाज में आज विधिक चेतना और नैतिक गरिमा दोनों थी। इसी बीच कमला देवी का पत्र आया। कागज पर कांपती लिखावट थी। उन्होंने लिखा था कि वे अनाया के लिए विक्रम की बचपन की कुछ वस्तुएं भेजना चाहती हैं, यदि मीरा अनुमति दे। पत्र में क्षमा शब्द केवल एक बार था, पर पछतावा हर पंक्ति में भरा था। मीरा ने पत्र पढ़कर बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। अनाया ने पूछा, दादी बुरी हैं? मीरा ने गहरी सांस ली। मनुष्य कभी पूरा बुरा नहीं होता, पर गलत चुप्पियां उसे बुरा बना देती हैं, उसने कहा। फिर उसने उत्तर लिखा कि वस्तुएं भेज दें, पर अनाया पर कोई अधिकार जताने से पहले विश्वास कमाना होगा। कुछ दिन बाद एक पार्सल आया। उसमें विक्रम की स्कूल की स्लेट, पुरानी लकड़ी की बांसुरी, सेना में भर्ती होने से पहले की तस्वीर और एक लाल धागा था जिसे कमला ने उसके बाल्यकाल में बांधा था। अनाया ने बांसुरी उठाई और पूछा कि क्या पापा बजाते थे। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि उसे याद आया विक्रम कहता था कि वह बांसुरी से अधिक सीटी बजा सकता है। उस छोटे पार्सल ने अतीत को थोड़ी कोमलता दी, पर मीरा ने खुद को याद दिलाया कि स्मृतियां सुंदर हो सकती हैं। अन्याय फिर भी अन्याय रहता है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं होता,
अर्जुन और मीरा के बीच अब एक गहरा संयत विश्वास बनने लगा था। वह दुकान पर आता तो पहले एक ग्राहक की तरह चाय मांगता, फिर फाइलों की बात करता, कभी अनाया का होमवर्क देखता, कभी सैनिक स्कूलों की जानकारी लाता। लोग फुसफुसाते थे भी थे। एक जवान अधिकारी और युवा विधवा की मित्रता समाज की आंखों को सरल संबंध समझने नहीं देती। मीरा ने एक दिन स्पष्ट कहा, आपकी मदद से मेरी इज्जत लौटी है, पर लोगों की जीभ फिर उसे चोटें पहुंचा सकती है। अर्जुन ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुम्हारी मर्यादा मेरी जिम्मेदारी से बड़ी है। मैं दूरी रखूंगा पर साथ नहीं छोड़ूंगा। उस रात अर्जुन अपने बैरक में देर तक सो नहीं सका। उसे विक्रम की हंसी, मीरा की आंखें और अनाया की उंगली से छुआ पिता का नाम याद आता रहा। उसे लगा कि वह केवल कर्ज चुका रहा है या किसी नए भाव से डर रहा है। उसने खुद को कठोरता से समझाया कि मीरा उसके मित्र की पत्नी है और उसका सम्मान किसी भी भावना से ऊपर है। मनुष्य किसी भावना से होश है, पर मनुष्य का हृदय आदेश पत्र से नहीं चलता। वह बस इतना कर सका कि अपनी भावनाओं को सेवा में बदल दे। प्रेम यदि नाम ना मांगे तो कभी कभी वह रक्षा बन जाता है। मीरा भी इस सूक्ष्म परिवर्तन से अनजान नहीं थी। अर्जुन की आंखों में जो आदर था वह उसे सुरक्षित भी करता था और असहज भी। वह तो दया की मूर्ति बनाना चाहता है या संदेह की। उसे फिर किसी संबंध की छाया में अपनी पहचान खोने का भय था। उसने विक्रम की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, मैं किसी की ऋणी रहना नहीं चाहती, तुम्हारी भी नहीं। मुझे जीने दो। पर अपने नाम से तस्वीर मौन रही। पर मीरा को लगा कि विक्रम मुस्कुरा रहा है। शायद सच्चा प्रेम बंधन नहीं, साहस छोड़ता है। एक शाम अनाया ने पूछा, माँ क्या मेजर साहब हमारे रिश्तेदार हैं? मीरा ने सोचा, फिर बोली, वे तेरे पापा के साथी हैं, इसलिए हमारे जीवन में उनका स्थान सम्मान का है। बच्ची ने फिर पूछा, क्या वे हमेशा रहेंगे? यह प्रश्न मीरा को भीत साल रही गया। फौजी लोग भी तक छू गया। उसने कहा, हमेशा एक जगह नहीं रहते, उनका रास्ता लंबा होता है। अनाया उदास हुई, पर उसने सिर हिला दिया। बच्चों को बिछड़ने की आदत जल्दी नहीं पड़नी चाहिए। पर सैनिक परिवारों में प्रतीक्षा और विदाई दोनों दूध के साथ पिलाए जाते हैं। पेंशन बहाल होने के बाद मीरा ने सबसे पहले मकान मालिक का बकाया चुकाया। वह आदमी जो पहले धमकी देता था अब मीठे स्वर में बोला कि यदि वह चाहे तो दुकान बड़ी कर सकता है। मीरा ने उसकी आंखों की पुरानी गंदगी याद की और शांत स्वर में कहा कि वह दूसरा स्थान देखेगी। बलदेव चाचा ने स्टेशन के बाहर खाली पड़ी छोटी दुकान का पता बताया। किराया अधिक था पर जगह सुरक्षित और खुली थी। अर्जुन ने कहा कि वह सैनिक कल्याण कोष से उद्यम योजना पूछ सकता है। मीरा ने इस बार मना नहीं किया, या क्योंकि यह कर्ज नहीं नियम के अंतर्गत सहायता थी। नई दुकान देखने का दिन छोटा उत्सव बन गया। टीन की छत के बजाय पक्की दीवारें थी, सामने रेलिंग, भीतर 2 बेंच और एक कोना जहां अनाया पढ़ सके। मीरा ने जगह की मिट्टी उठाकर माथे से नहीं लगाई, क्योंकि उसे अंधविश्वास से अधिक परिश्रम पर भरोसा था। फिर भी उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कहा, यह दुकान केवल चाय की नहीं होगी, यहाँ सैनिकों को उधान मिलेगा और कोई भूखा बच्चा आए तो रोटी मिलेगी। बलदेव चाचा हंसे, पहले अपनी कमाई देख ले बहू। मीरा ने जवाब दिया, भूख हिसाब देखकर नहीं आती। दुकान का नाम चुनते समय अनाया ने कई सुझाव दिए। दुकान का नया उसने कागज पर लिखा, विक्रम टी स्टॉल। मीरा ने उस नाम को देखा और लंबे समय तक बोल नहीं सकी। पहले विक्रम की स्मृति एक टिन के डिब्बे में छिपी थी, अब वह सार्वजनिक दीवार पर लिखी जाएगी। अब वह सार्वजनिक दीवान पढ़ेगा तो उसकी आंखों में नमी आई। उसने कहा, यह नाम केवल दुकान पर नहीं, कई लोगों की याद में रहेगा। मीरा ने धीरे से कहा, नाम लिख देना आसान है साहब, उसके योग्य रोज जीना कठिन होगा। यही वाक्य उसके नए जीवन का संकल्प बन गया। स्कूल से प्रवेश पत्र आया तो अनाया खुशी से उछल पड़ी। उसे छात्रवृत्ति मिली थी और फीस का बड़ा भाग माफ हो गया था। मीरा ने नई यूनिफॉर्म खरीदी, सफेद मोजे, काले जूते और नीला बैग। दुकान बंद कर रात भर कपड़ों पर नाम पट्टी सिलती रही। हर टांका लगाते समय उसे याद आया कि कभी अनाया फीस के लिए खड़ी कर दी गई थी। सुबह जब बच्ची तैयार होकर आई, मीरा ने उसे देखकर आंखें पोंछी। अनाया ने पूछा, मैं अच्छी लग रही हूँ? मीरा ने कहा, तू अपने पापा का सपना लग रही है। अर्जुन ने स्कूल के पहले दिन दूर से देखा पर पास नहीं आया। वह चाहता था कि यह क्षण माँ बेटी का रहे। अनाया ने गेट पर मुड़कर हाथ हिलाया, फिर अंदर चली गई। मीरा कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे वर्षों की सारी भूख, अपमान, भय और परिश्रम उस छोटे गेट से भीतर प्रवेश कर गए हों। उसने महसूस किया कि शिक्षा केवल बच्चे को स्कूल भेजना नहीं, पीढ़ियों की चुप्पी तोड़ना है। लौटते समय उसने चाय की दुकान खोली और पहला कुल्हड़ खुद के लिए बनाया। चाय कड़वी थी पर उसमें विजय का स्वाद था। उसी दिन दोपहर में सैनिक कल्याण कार्यालय से सूचना आई कि विक्रम के नाम पर वार्षिक स्मृति समारोह में
तो मीरा और अनाया को आमंत्रित किया जाएगा। मीरा ने निमंत्रण देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। पहले ऐसे समारोह में उसे तिरंगे के आगे रोती हुई विधवा के रूप में खड़ा किया गया था, फिर भुला दिया गया था। अर्जुन ने उसकी झिझक समझी। तुम जाना ना चाहो तो मत जाओ, उसने कहा। मीरा ने थोड़ी देर बाद उत्तर दिया, जाऊंगी, पर इस बार आंचल फैलाकर नहीं। मैं वहां शहीद की पत्नी और अपने अधिकार की साक्षी बनकर जाऊंगी। समारोह के दिन मीरा ने सफेद नहीं, हल्की नीली साड़ी पहनी। कुछ लोगों ने देखा पर किसी ने कुछ कहा नहीं। मंच पर कई अधिकारी थे, पर अर्जुन पीछे खड़ा रहा। जब विक्रम का नाम पुकारा गया, अनाया ने आगे बढ़कर पुष्प रखे। मीरा ने तिरंगे को प्रणाम किया, पर उसकी आंखों में अब केवल शोक नहीं था। संचालक ने उसके संघर्ष का संक्षिप्त उल्लेख किया। लोग तालियां बजाने लगे। मीरा को तालियों से असहजता हुई। उसने मन में कहा कि सम्मान शोर से नहीं, व्यवस्था से सिद्ध होता है। फिर भी उसने अनाया की आंखों में गर्व देखा और शांत हो गई। समारोह के बाद कुछ विधवाएं उससे मिलने आईं। किसी की पेंशन रुकी थी, किसी को कागज समझ नहीं आते थे, किसी को ससुराल वालों ने संपत्ति से दूर रखा था। मीरा ने अचानक जाना कि उसकी कहानी अकेली नहीं थी। उसने अर्जुन से कहा कि दुकान के एक कोने में सप्ताह में एक दिन ऐसी स्त्रियों के लिए कागज पढ़ने और आवेदन लिखने की मदद होनी चाहिए। अर्जुन ने हरभजन सिंह को जोड़ा और योजना बनने लगी। मीरा की चाय अब केवल पेट गर्म करने वाली चीज नहीं रही, वह धीरे धीरे जागरूकता का बहाना बनने लगी। पर हर बदलाव के साथ पुराने डर भी आते थे। एक रात मुकेश का फोन आया। उसने रोते हुए कहा कि जांच से उसकी दुकान जाएगी, परिवार टूट जाएगा, बच्चों का भविष्य नष्ट हो जाएगा। मीरा ने फोन पकड़े पकड़े आंखें बंद कर लीं। उसे वह रात याद आई जब उसने अनाया के दूध के लिए दरवाजा खटखटाया था। वह चाहती तो कहती कि यही कर्म है, पर उसने बस कहा, मैं झूठ वापस नहीं लूंगी, कानून जो उचित समझ रही होगी। तुम्हारे बच्चों को दंड न मिले, यह मैं चाहती हूं, पर मेरी बेटी का अधिकार फिर नहीं कुचलेगा। फोन कट गया, पर मीरा देर तक कांपती रही। उसने अर्जुन को यह बात बताई। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम दबाव में हो? मीरा ने सिर हिलाया। दबाव नहीं, दुविधा है। क्या न्याय मांगते मांगते हम कठोर हो जाते हैं? अर्जुन ने कहा, कठोरता वह है जो कमजोर से छीनती है, जो छिना हुआ लौटाने को कहे वह कठोर नहीं। मीरा ने इस उत्तर को सहज स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, फिर भी मैं चाहती हूं कि अनाया अपने चचेरे भाई से घृणा न करे। अर्जुन ने कहा, तुम्हारा हृदय अभी भी घर बना सकता है, इसलिए तुम उनसे बड़ी हो। मीरा ने इस प्रशंसा पर न आंख उठाई न मुस्कुराई हो। कुछ सप्ताह बाद अदालत में अंतरिम आदेश आया। मीरा और अनाया के अधिकार सुरक्षित किए गए। पेंशन की वर्तमान धारा स्वतंत्र रूप से बहाल रही और पुराने दुरुपयोग की राशि की वसूली प्रक्रिया शुरू हुई। नकली हस्ताक्षरों की जांच लंबी होनी थी, पर राघवेंद्र ने सार्वजनिक रूप से लिखित माफीनामा देने और अनाया को विक्रम की वैध उत्तराधिकारी मानने की सहमति दी। मीरा ने माफीनामा पढ़ा। शब्द औपचारिक थे, उनमें भाव कम था, फिर भी समाज के सामने यह स्वीकारोक्ति जरूरी थी। उसने हस्ताक्षर किए, पर समझौते की पंक्ति में स्पष्ट लिखवाया कि यह अधिकार का निस्तारण नहीं, प्रारंभिक पुनर्स्थापना है। जब यह समाचार गांव पहुंचा, कमला देवी ने पहली बार अनाया को फोन किया। उन्होंने कहा, बेटी पढ़ना मत छोड़ना। अनाया ने सरलता से उत्तर दिया, दादी आप भी डरना मत। मीरा ने यह सुना और उसकी आंखें नम हो गई। संबंध टूटकर फिर जुड़ सकते हैं, पर उनमें गांठें रह जाती हैं। वह चाहती थी कि अनाया अपनी जड़ों को जाने पर उसी मिट्टी में दब ना जाए। उसने बच्ची से कहा, रिश्ते रखना, पर अपने सम्मान की चाबी किसी को मत देना। अनाया ने शायद पूरी बात नहीं समझी, पर उसने मां की आवाज में छिपी गंभीरता पहचान ली। अर्जुन को नई पोस्टिंग का आदेश मिला। उसे पूर्वी सीमा पर जाना था। कागज पढ़ते समय उसके चेहरे पर वही सैनिक शांति थी, पर अनाया ने तुरंत समझ लिया। आप जा रहे हैं? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। बच्ची ने होंठ भींच लिए, पर रोई नहीं। फौजी रोते नहीं? उसने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। रोते हैं, पर चलते भी हैं। मीरा दूर खड़ी यह सुन रही थी। उसके भीतर कोई पुराना विदाई दुख उठने लगा। उसने खुद को संभाला। सैनिकों से जुड़े जीवन में प्रतीक्षा लौट लौट कर आती है, पर इस बार वह विध्वंसक नहीं, गरिमामय थी। अर्जुन जाने से पहले विक्रम टी स्टॉल के अधूरे बोर्ड को देखने आया। रंग अभी सूख रहा था। उसने जेब से कोई पैसा नहीं निकाला, कोई बड़ा उपहार नहीं दिया, बस विक्रम की तस्वीर के लिए एक साधारण लकड़ी का फ्रेम लाया। यह मेरे पास था, उसने कहा, अब इसे यहां होना चाहिए। मीरा ने फ्रेम लिया। उनकी उंगलियां एक पल को छुईं, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। फिर दोनों पीछ हड़का था, पर दोनों ने उसे मर्यादा की चादर से ढक दिया। मीरा ने कहा, आपने कर्ज चुकाया? अर्जुन ने धीमे से उत्तर दिया, नहीं, मुझे जीना सिखाया गया।
मीरा ने उसकी ओर देखा। किसने? अर्जुन ने विक्रम की तस्वीर, फिर अनाया, फिर मीरा की ओर देखा। तुम तीनों ने कुछ पल मौन रहा। फिर वह बोला, दूर रहूंगा, पर किसी कागज, किसी मदद, किसी संकट में संदेश भेजना, यह दया नहीं, साथी का धर्म है। मीरा ने पहली बार बिना संकोच सिर हिलाया। और आप अपना ध्यान रखिए, उसने कहा, क्योंकि किसी और मीरा को फिर ऐसी खबर न मिले। अर्जुन की आंखें भर आईं, पर उसने सलाम किया। मीरा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। दोनों जानते थे कि यह विदाई सरल नहीं थी। उस शाम मीरा ने दुकान बंद करते समय भट्टी की राख साफ की और नए स्थान की चाबी हाथ में ली। जीवन ने उसे विधवा, चायवाली, शहीद की पत्नी, माँ, वादी, गवाह और अब उद्यमी बना दिया था। हर नाम में दर्द था, पर हर नाम में शक्ति भी। उसने महसूस किया कि सम्मान किसी पुरुष के जीवित रहने से नहीं, स्त्री के भीतर सत्य के जीवित रहने से टिकता है। उसने अनाया को पुकारा। कल से नई दुकान संवारेंगे। बच्ची दौड़ती आई। दोनों ने मिलकर पुराने काउंटर को छुआ। यह गरीबी का नहीं, संघर्ष का साक्षी था। रात को मीरा ने विक्रम की तस्वीर नए फ्रेम में रखी। दीपक की लौ उसके चेहरे पर पड़ी तो मुस्कान जीवित लगने लगी। मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी बेटी स्कूल जा रही है, तुम्हारा नाम दुकान पर लिखा जाएगा। तुम्हारे घर ने गलत किया, पर शायद कर्म ने उन्हें भी आईना दिखा दिया। और मैं अब केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में रोने वाली स्त्री नहीं हूं। वह रुकी, फिर बहुत धीमे बोली, मैं जी रही हूं। यह वाक्य कहते ही उसके भीतर वर्षों से जमी हुई अपराध बोध की बर्फ पिघलने लगी। विधवा होना जीवन का अंत नहीं, किसी कठिन आरंभ का नाम था। बाहर स्टेशन पर रात की ट्रेन ने सीटी दी। मीरा ने चाय की खाली केतली धोकर उल्टी रख दी। कल से नई दुकान की तैयारी शुरू होनी थी। अनाया का स्कूल, विधवाओं के कागज, अदालत की तारीखें, अर्जुन की विदाई और जीवन की असंख्य छोटी लड़ाइयां। पर आज वह थकी हुई होकर भी शांत थी। उसने नीली साड़ी तह की, अनाया को ओढ़नी ठीक से ढकी और दीपक बुझाने से पहले विक्रम की तस्वीर को प्रणाम किया। अंधेरे में उसे लगा कि सम्मान सचमुच पदक में नहीं, उस आंसू में है जो गिरकर भी आत्मा को झुकने नहीं देता। नई दुकान खुलने की सुबह पठानकोट स्टेशन के बाहर हवा में हल्की ठंडक थी। रात की धूल अभी सड़क से पूरी तरह उठी नहीं थी और पूर्व दिशा में सूरज का रंग चाहे घुलते केसर जैसा था। मीरा ने पहली बार पुराने टीन वाले कोने की जगह पक्की दुकान का शटर उठाया। लोहे की चरमराहट सुनकर उसे लगा जैसे वर्षों से बंद कोई भाग्य खुल रहा हो। भीतर दीवार पर विक्रम की तस्वीर लगी थी, नीचे छोटा सा तिरंगा और बगल में अनाया ने अपने हाथ से लिखा था, यहाँ सम्मान मुफ्त है, चाहे मेहनत की कीमत पर। मीरा ने दुकान में प्रवेश करने से पहले जमीन पर हल्दी और चावल नहीं बिखेरे, पर उसने दरवाजे की चौखट को छूकर माथे से लगाया। यह पूजा परंपरा से अधिक कृतज्ञता की थी। बलदेव चाचा ने पुराने काउंटर को साफ कर कोने में रखा था ताकि संघर्ष की जड़ें नई दीवारों में भी याद रहें। अनाया नई यूनिफॉर्म पहनकर आई और बोली, माँ आज पहली चाय पापा को मिलेगी। मीरा ने मुस्कुराकर केतली चढ़ाई। पानी उबलने लगा तो भाप में उसे धुएं नहीं, किसी अज्ञात आशीर्वाद की गंध महसूस हुई। पहला कुल्हड़ विक्रम की तस्वीर के सामने रखा गया। मीरा ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा कि यह दुकान दया से नहीं, अधिकार से बनी है। तभी दो जवान अंदर आए, शायद ट्रेन से उतरे थे। उन्होंने बोर्ड पढ़ा और चुपचाप सलाम किया। मीरा के हाथ कांप गए, पर उसने चाय छानी और कहा, गर्म है, धीरे पीना। उनमें से एक ने पैसे आगे बढ़ाते हुए कहा, मैडम, हमारे लिए यह सिर्फ चाय नहीं। मीरा ने पहली बार किसी ग्राहक की आंखों में अपने दुख का तमाशा नहीं, अपने पति की स्मृति का आदर देखा। धीरे धीरे दुकान भरने लगी। एक कुली रिक्शे वाले, विद्यार्थी, सैनिक और कुछ वे स्त्रियां भी आईं जिन्हें मीरा ने विधवाओं के कागजों के लिए सहायता का वादा किया था। हरभजन सिंह एक पुरानी फाइल लेकर बैठे और लोगों को समझाने लगे कि पेंशन के कागज कैसे पढ़े जाते हैं, नाम कहाँ देखना चाहिए, हस्ताक्षर कब करना चाहिए। मीरा चाय बनाती रही, पर बीच बीच में सुनती भी रही। उसे लगा कि एक छोटी दुकान अदालत नहीं बन सकती, पर वह अज्ञान और भय के बीच दीपक जरूर बन सकती है। यही शायद कर्म का नया अर्थ था। दोपहर तक अनाया स्कूल से लौटी तो दुकान में बैठने की जगह कम थी। उसने बैग रखा और ग्राहकों को पानी देने लगी। मीरा ने उसे रोकना चाहा, पर बच्ची बोली, मैं पढ़ाई करूंगी, पर मदद भी करूंगी। पापा भी साथियों की मदद करते थे। इसे वाक्य ने मीरा को चुप कर दिया। सहायता जब मजबूरी से नहीं प्रेम से आती है तो वह बचपन ही होगी, वह बचपन नहीं छीनती। अनाया ने अपनी कॉपी में दुकान की पहली दिन की कमाई लिखी। माँ, क्या हम कभी गरीबों को मुफ्त चाय दे सकते हैं? मीरा ने कहा, जब दिल गरीब न रहे तब जेब रास्ता खोज लेती है। कुछ सप्ताह बाद दुकान की दीवार पर एक और कागज लगा। उस पर लिखा था कि हर रविवार की दीवार पर सहित परिवारों, विधवाओं और
मजदूर स्त्रियों के दस्तावेज पढ़ने में मदद की जाएगी। लोग इसे बड़े काम की तरह नहीं देखते थे, पर धीरे धीरे महिलाएं आने लगी। कोई बैंक पासबुक लेकर आती, कोई पुराना राशन कार्ड, कोई जमीन का कागज, कोई पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। मीरा हर चेहरे में अपना पुराना चेहरा देखती हंस सबकी समस्या हल नहीं कर सकती थी, पर उन्हें यह जरूर कहती कि कागज पर नाम पढ़ना सीखो, क्योंकि नाम खो जाए तो अधिकार भी खो जाता है। उसी दौरान गांव से संदेश आया कि विक्रम की बरसी पर परिवार और पंचायत मिलकर स्मरण सभा करना चाहते हैं। राघवेंद्र ने लिखित रूप से आग्रह किया कि मीरा और अनाया आए, और यदि वे चाहें तो सार्वजनिक क्षमा भी मांगी जाएगी। पत्र पढ़ते समय मीरा के भीतर पुराना भय हल्का सा उठा। क्षमा का मंच भी कभी कभी नया अपमान बन सकता है। पर अनाया ने पूछा, क्या पापा के गांव में मैं फूल रख सकती हूँ? मीरा ने बच्ची की आंखों में कोई कटुता नहीं देखी, केवल जिज्ञासा और अपनापन। उसने निर्णय लिया कि वे जाएंगी, पर किसी की झूठी मर्यादा के लिए चुप नहीं रहेंगी। अर्जुन की पोस्टिंग का दिन निकट था, पर उसने स्मरण सभा से पहले जाने की अनुमति टाल दी। वह जानता था कि इस बार उसकी भूमिका कम होनी चाहिए, फिर भी वह छाया की तरह साथ रहना चाहता था। रास्ते में मीरा ने उससे कहा, अब डर उतना नहीं लगता, पर मन भारी है। अर्जुन ने उत्तर दिया, जो जगह घाव देती है वहां लौटना हमेशा भारी होता है। फर्क यह है कि इस बार तुम घाव छिपाने नहीं, उसे सम्मान देने जा रही हो। मीरा ने बाहर देखा। राजस्थान की धूल अब भी कठोर थी, पर उसे निगलने वाली नहीं लग रही थी। गांव में इस बार जीप के पीछे फुसफुसाहटें थी, पर उनमें पुराने विष की तीखी धाहटें थी। कुछ लोग आगे बढ़कर अनाया को देखने लगे। किसी ने कहा कि वह विक्रम की आंखें लेकर आई है। हवेली के दरवाजे पर कमला देवी खड़ी थी। हाथ में आरती की थाली नहीं, बल्कि विक्रम की पुरानी टोपी थी। उन्होंने अनाया को दी और बोली, यह तेरे पिता की है। बच्ची ने टोपी को सीने से लगाया, फिर मां की ओर देखा। मीरा ने हल्का सिर हिलाया। यह स्वीकृति पूर्ण क्षमा नहीं थी, पर एक पुल का पहला तख्ता जरूर था। राघवेंद्र बरामदे में खड़े थे। उनका शरीर पहले से झुका हुआ लगता था। उन्होंने मीरा को देखकर हाथ जोड़ दिए। इतने वर्षों तक जिन हाथों से आदेश निकले थे, वे आज विनती में कांप रहे थे। बहू, उन्होंने कहा, मैंने पुत्र की शहादत को गर्व बनाया, पर उसकी पत्नी का धर्म नहीं निभाया। मुझे क्षमा मांगने का अधिकार भी शायद नहीं। फिर भी गांव के सामने कहूंगा कि दोष मेरा था। मीरा ने उन्हें ध्यान से देखा। उसे लगा कि समय ने उनके चेहरे पर केवल झुर्रियां नहीं, अपराध की रेखाएं भी लिख दी हैं। सभा नीम के नीचे हुई, उसी पेड़ के पास जहां विक्रम का बचपन और मीरा का अपमान दोनों किसी अदृश्य इतिहास की तरह बसे थे। गांव वाले इकट्ठे हुए। सेना से 2 अधिकारी आए। हरभजन सिंह बैठे। बलदेव चाचा भी दूर से आ रही गई। चाचा भी जा से आए। मंच छोटा था, पर क्षण बड़ा। पहले विक्रम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। अनाया ने टोपी पहनकर सलाम किया तो कई आंखें भर आईं। मीरा ने फूल रखते हुए मन में कहा कि आज वह विधवा की तरह नहीं, सहयात्री की तरह आई है। मृत्यु ने विक्रम को छीन लिया था, पर झूठ अब उसकी स्मृति को नहीं छीन सकता था। राघवेंद्र सभा के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज शुरुआत में भारी थी, फिर टूटने लगी। उन्होंने स्वीकार किया कि मीरा के साथ अन्याय हुआ, उसके अधिकार रोके गए और गांव में गलत बातें फैलने दी गईं। उन्होंने कहा कि विक्रम की बेटी अनाया परिवार की वैध उत्तराधिकारी है और उसे सम्मान से स्वीकार किया जाएगा। यह सुनकर भीड़ में मौन छा गया। कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। मीरा ने राघवेंद्र को देखा, पर उसके चेहरे पर वही थी, विजय नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि सार्वजनिक क्षमा अपराध मिटाती नहीं, पर झूठ के शिलालेख पर पहला प्रहार करती है। कमला देवी आगे आईं और मीरा के सामने खड़ी हो गईं। वे रो रही थी, पर इस बार आंसू किसी अभिनय के नहीं थे। मैंने दरवाजा नहीं खोला था, उन्होंने कहा, और उसी दिन मां होना हार गई थी। तू मुझे माफ करे या न करे, पर अनाया से मेरा रिश्ता भीख में नहीं, सेवा में मिलेगा। अनाया ने दादी की ओर देखा, फिर धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह दृश्य मीरा के भीतर गहरे उतर गया। बच्चों में वह क्षमता होती है जो बड़े खो देते हैं। वे इतिहास को पूरी तरह भूलते नहीं, पर भविष्य को शुरू करने से डरते भी नहीं। मीरा से बोलने को कहा गया। वह कुछ क्षण खड़ी रही। सामने वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे देखकर फुसफुसाया था। वही आंगन था, वही नीम था। उसने कहा, मैं आज बदला लेने नहीं आई। यदि बदला चाहती तो मेरी बेटी का हृदय भी मेरे दुख जैसा काला हो जाता। मैं यहाँ यह कहने आई हूँ कि शहीद की विधवा को फूल देकर भूलना पाप है। स्त्री का अधिकार घर की इज्जत से छोटा नहीं होता। बेटी वंश को समाप्त नहीं करती, वह मनुष्यता को आगे ले जाती है। उसके शब्द हवा में देर तक ठहरे रहे। सभा के बाद कई स्त्रियां उसके पैरों को छूने आईं। मीरा ने उन्हें रोक दिया। मेरे पैर मत छू, उसने कहा, अपने नाम लिखना सीखो। यह सुनकर कुछ स्त्रियां हंसी, कुछ रोईं। सरपंच ने घोषणा की कि गांव में विधवाओं
और बेटियों की संपत्ति के कागजों की समीक्षा के लिए मासिक बैठक होगी। मीरा को इन घोषणाओं पर पूरा भरोसा नहीं था। जिसकी उम्र करीब 7 साल दी बदलते हैं, क्योंकि समाज के वाना की हर परिवर्तन पहले शब्द बनता है। ऐसी झोपड़ी जिसे एक शब्द बनता है, फिर आदत बनने के लिए संघर्ष मांगता है। उसने यह संघर्ष स्वीकार कर लिया। शाम को हवेली में पहली बार अनाया को परिवार की पंगत में बैठाकर खाना खिलाया गया। यह दृश्य छोटा था पर मीरा के लिए असंभव जैसा था। कमला ने बच्ची की थाली में घी डाला और राघवेंद्र ने स्वयं पानी रखा। मुकेश कोने में चुप बैठा था। उसके चेहरे पर अपराध और असंतोष दोनों थे। पर उसकी पत्नी ने मीरा के पास आकर धीमे से कहा, मेरे बेटे की जान उस रात आपकी दवा से बची। मैं ऋणी हूँ। मीरा ने कहा, बच्चे किसी के पाप का हिसाब लेकर जन्म नहीं लेते। यह कहते हुए उसे लगा कि उसके भीतर का जहर थोड़ा और हल्का हुआ। रात को मीरा नीम के नीचे अकेली खड़ी हुई। आकाश में तारे साफ थे। उसने सोचा कि कभी इसी गांव से वह बारिश में निकली थी, गोद में जलती हुई बच्ची और हाथ में केवल तस्वीर। आज वह उसी गांव से लौटेगी तो बेटी के हाथ में पिता की टोपी, कागजों में अधिकार और मन में भय से अधिक समझ होगी। उसने विक्रम को याद किया। अब उसका शोक धारदार नहीं था, गहरा और शांत था। शायद यही समय का स्पर्श है जो मृत्यु को भूलाता नहीं पर स्मृति को जीने योग्य बना देता है। अगले दिन वे पठानकोट लौटे। रास्ते भर अनाया टोपी पकड़े सोती रही। कमला ने उसके लिए गुड़ की डली और विक्रम की बचपन की तस्वीर दी थी। राघवेंद्र ने स्टेशन तक आते समय केवल इतना कहा था, जब पढ़ाई में जरूरत हो बताना। मीरा ने उत्तर दिया, जरूरत होगी तो बताऊंगी, पर निर्णय अनाया और मेरा होगा। यह वाक्य सुनकर राघवेंद्र ने सिर हिलाया। पुराने घर से नया संबंध बना था, पर चाबी अब मीरा के हाथ में थी। यही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति थी। पठानकोट पहुंचते ही खबर मिली कि अर्जुन की रवानगी उसी शाम है। अनाया का चेहरा उतर गया। उसने दुकान खुलते ही उसके लिए चाय बनाई, जिसमें चीनी अधिक पड़ गई। अर्जुन ने बिना शिकायत पी ली। बहुत मीठी है, अनाया ने डरते हुए कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, विदाई की चाय में मिठास कम हो तो मन और कड़वा हो जाता है। बच्ची ने हंसने की कोशिश की पर आंखें भर आईं। मीरा ने यह देखा और चुप रही। कुछ संबंध नाम नहीं मांगते, फिर भी विदाई में अपना आकार बता देते हैं। शाम को स्टेशन पर सैनिकों की गाड़ी तैयार थी। अर्जुन ने हरभजन सिंह को प्रणाम किया। बलदेव चाचा से गले मिला और फिर मीरा के सामने आकर ठहर गया। उनके बीच लंबी चुप्पी थी। आसपास सैनिक, यात्रियों की आवाजें और ट्रेन की सीटी थी। पर उस क्षण वे दोनों विक्रम की स्मृति के भीतर खड़े थे। अर्जुन ने कहा, मैंने जो किया वह पर्याप्त नहीं था। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, किसी का जीवन कोई अकेला नहीं बदलता साहब। आपने दरवाजा खोला पर चलना मुझे था। अर्जुन ने यह सुनकर सिर झुका लिया। अनाया ने उसे एक छोटा सा कागज दिया। उसमें उसने रंगीन पेंसिल से 3 लोग बनाए थे, माँ, वह स्वयं और एक सैनिक जिनके पीछे तिरंगा था। ऊपर लिखा था, पापा के दोस्त। अर्जुन ने कागज ऐसे लिया जैसे कोई पदक मिल गया हो। उसकी आंखें भर आईं। उसने अनाया के सिर पर हाथ रखा और कहा, पढ़ना, मजबूत बनना और कभी किसी को यह मत कहने देना कि बेटी कम होती है। अनाया ने पूछा, आप वापस आएंगे? अर्जुन ने कहा, फौजी लौटने का वादा था। फौजी लौटने का वादा नहीं करता पर याद रखने का धर्म निभाता है। बच्ची ने यह वाक्य पूरी गंभीरता से सुन लिया। ट्रेन चलने लगी तो अर्जुन ने अंतिम बार सलाम किया। मीरा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। फिर अनाया ने पिता की टोपी पकड़कर सलाम किया। अर्जुन की आंखों के सामने विक्रम की आखिरी मुस्कान, बर्फीली रात, चाय की भाप और मीरा की नीली साड़ी एक साथ तैर गए। वह डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। मीरा प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही जब तक लाल बत्ती अंधेरे में छोटी नहीं हो गई। इस बार लाल बत्तियां विधवा की तरह नहीं तोड़ा। उसने केवल जीवन के उस ऋण को प्रणाम किया जो मनुष्यों को एक दूसरे से बांधता है। दिन महीनों में बदले। विक्रम टी स्टॉल अब स्टेशन की पहचान बन गया। वहां सैनिक रुकते, छात्र पढ़ते, रिक्शे वाले उधार नहीं, भरोसे से चाय पीते और रविवार को कागजों की छोटी बैठक लगती। मीरा ने 2 औरतों को काम पर रखा। दोनों विधवा थी। उसने उनके वेतन समय पर दिए और कहा कि दुकान में कोई किसी को बेचारी नहीं कहेगा। अनाया स्कूल में अच्छी पढ़ने लगी। वह अंग्रेजी शब्दों से डरती नहीं थी, बल्कि उन्हें अपनी कॉपी में हिंदी अर्थ के साथ लिखती। हर परीक्षा सबसे पहले वह पिता की पट्टी छूती और कहती, मैं डरकर नहीं जाऊंगी। कभी कभी गांव से पत्र आते। कमला देवी अनाया के लिए कहानियां लिखवाकर भेजती। राघवेंद्र ने धीरे धीरे सच में बदलना शुरू किया या केवल प्रायश्चित में बूढ़े हुए, यह मीरा तय नहीं कर पाती थी। पर उन्होंने गांव की 2 विधवाओं को पेंशन दिलाने में मदद की। यह खबर आई तो मीरा ने चुपचाप दीपक जलाया। मुकेश की दुकान बची नहीं, पर वह छोटे काम से फिर शुरू कर रहा था। कर्म ने घर को दंड दिया पर पूरी तरह नष्ट नहीं किया। शायद न्याय का उद्देश्य विनाश नहीं,
अहंकार का शोधन होता है। एक बरसात की शाम वही मौसम लौट आया जिसमें मीरा कभी घर से निकाली गई थी, पर इस बार वह दुकान के भीतर खड़ी थी। बाहर भीगते यात्रियों को चाय दे रही थी। एक स्त्री बच्ची को सीने से लगाए दरवाजे पर ठिठकी। मीरा ने बिना प्रश्न किए उसे भीतर बुलाया, तौलिया दिया, बच्ची को दूध गर्म करके दिया। स्त्री रोने लगी। मीरा ने उसका नाम नहीं पूछा, पहले हाथ में गर्म कुल्हड़ रखा। उसे बलदेव चाचा की पहली दया याद आई। संसार शायद ऐसे ही सुधरता है, जब एक बची हुई मनुष्यता दूसरी डूबती हुई मनुष्यता को किनारा दे। रात को दुकान बंद करते समय अनाया ने पूछा, माँ क्या कर्म सच में लौटता है? मीरा ने शटर आधा गिराकर सोचा। हाँ, उसने कहा, पर कर्म केवल सजा बनकर नहीं लौटता, कभी वह मदद बनकर लौटता है, कभी साहस बनकर, कभी किसी मेजर साहब की याद बनकर, कभी बेटी की पढ़ाई बनकर। जो दुख हमें मिला यदि हम उसे किसी और के लिए छत बना दें तो वही कर्म पूजा बन जाता है। अनाया ने यह समझने की कोशिश की, फिर बोली, तो हमारी दुकान पूजा है। मीरा हंस पड़ी। अगर चाय अच्छी बनी तो हाँ। साल के अंत में सेना ने विक्रम के सम्मान में स्टेशन के पास छोटा स्मारक बनवाया। उद्घाटन के दिन मीरा, अनाया, हरभजन सिंह, बलदेव चाचा, कई सैनिक और गांव से आए राघवेंद्र, कमला सब उपस्थित थे। अर्जुन सीमा से नहीं आ सका, पर उसका संदेश आया। उसमें लिखा था कि हवलदार विक्रम शर्मा की शहादत केवल एक युद्ध की घटना नहीं, उन लोगों की जिम्मेदारी है जो पीछे बचे परिवारों को सम्मान देना सीखते हैं। मीरा ने संदेश पढ़ा और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि दूर कहीं एक सैनिक अपने मित्र की स्मृति को अब भी पहरा दे रहा है। स्मारक पर तिरंगा फहरा रहा था। अनाया ने पिता की टोपी पहनी, फूल चढ़ाए और स्पष्ट आवाज में कहा, मेरे पापा बहादुर थे, मेरी माँ भी। यह सुनते ही मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उन्हें छिपाया नहीं। अब आंसू अपमान नहीं थे, प्रमाण थे कि हृदय पत्थर नहीं बना। कमला देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर मीरा ने न हटाया, न झुककर समर्पण किया। यह स्पर्श बराबरी की कठिन शुरुआत था। राघवेंद्र दूर खड़े तिरंगे को देखते रहे, शायद पहली बार समझते हुए कि झंडे का सम्मान घर की स्त्री के सम्मान से अलग नहीं है। उद्घाटन के बाद मीरा ने स्मारक के पास खड़े सैनिकों और गांव वालों को अपनी दुकान की चाय पिलाई। किसी ने पूछा कि वह पैसे लेगी या प्रसाद समझेगी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत प्रसाद नहीं होती, पर आज पहली चाय विक्रम की ओर से है। सब हंसे, फिर चुप हो गए। भाप उठी, हवा में अदरक और इलायची की गंध घुली और तिरंगे की छाया में कुल्हड़ एक एक हाथ में पहुंचने लगे। यह दृश्य इतना साधारण था कि उसमें ही असाधारण गरिमा थी। कभी चाय बेचती विषय से विधवा को देखकर अधिकारी के होश उड़े थे, आज वही विधवा सम्मान बांट रही थी। सूरज ढलते समय मीरा दुकान के सामने खड़ी रही। स्टेशन से फिर ट्रेन की सीटी आई, पर अब वह सीटी अकेलेपन की नहीं, निरंतरता की थी। उसने देखा, अनाया बलदेव चाचा को पढ़ना सिखा रही थी। हरभजन सिंह एक विधवा का फॉर्म भर रहे थे। करभजन सिंह एक दुकान में कप सजा रही थी और विक्रम की तस्वीर पर दीपक की लौ शांत जल रही थी। मीरा ने अपने हाथों को देखा, जिन पर कभी टूटी चूड़ियों की चोट थी, अब चाय, कागज और बेटी के भविष्य की गर्माहट थी। उसने मन ही मन कहा कि जीवन ने उसे तोड़ा पर मिटा नहीं सका। रात की अंतिम चाय उसने अपने लिए बनाई। कुल्हड़ हाथ में लेकर वह तिरंगे की ओर देखती रही। विक्रम की स्मृति, अर्जुन का ऋण, अनाया का सपना, बलदेव चाचा की दया, कमला का पछतावा, राघवेंद्र का झुका सिर और अपनी लंबी यात्रा, सब एक ही भाप में मिल गए। उसने जाना कि न्याय हमेशा शोर से नहीं आता, कभी वह भट्टी पर धीमे धीमे पकता है, आंसू, श्रम और सत्य के साथ। उसने कुल्हड़ होठों से लगाया। चाय में मिठास ठीक थी। मीरा मुस्कुराई, शटर बंद किया और अंधेरे में कदम रखकर पहली बार सचमुच उजाले की ओर चली।